एंड स्टार। हाँ, ये कुछ ऐसा इवेंट बनता है, अगर देखता हूँ जीआईएफ प्रेजेंट है इसका तो देख लेते हैं एक बार, अगर मिल जाता है हमें तो। और तब तक ये एस है तो यहां पर आप देख सकते हो। हाँ खोल रहे भाई, यहाँ आप देख सकते हो कि ये है आपका क्या, ये है आपका पल्सर और ये है आपका कंपेनियन स्टार। तो ये कंपेनियन स्टार धीरे 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 क्या कर रहा है, इसकी तरफ माइग्रेट कर रहा है और इट विल बी कंज्यूम्ड बाय दिस न्यूट्रॉन स्टार, खा जाएगा उसको। तो ये पूरा जो आप देख रहे हो ना सीन, ये किसका सीन है भाई साहब, ये है आपके ब्लैक विडो का सीन। ठीक है, इसको भी जरा हम लोग क्या करते हैं, काट के अपने साथ ले चलते हैं ताकि आप लोग को हमेशा ये फिनोमेना याद रहे। यहाँ पर ले लेते हैं इसको ताकि यहाँ से आपको ये इमेज दिख जाए। बड़ी इमेज भाई साहब छोटी कर देते हैं, इतनी बड़ी इमेज क्या करोगे आप लोग। यहाँ पर बात देख, तो नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज दिस ब्लैक विडो। अब इसके हिसाब से हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आइंस्टीन रिंग। ठीक है, बहुत आइंस्टीन बोलते हैं, बहुत आइंस्टाइन बोलते हैं, तो जो भी आप लोग समझते होंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ आपके लिए, कौन सा नंबर हो गया ये, 13 नंबर। ठीक है, आइंस्टीन रिंग। आइंस्टीन रिंग क्या होता है, सबसे पहले इसको देख ही लेते हैं भाई साहब, तभी समझ में आएगा, तभी हमारे दिल को सुकून मिलेगा। यहाँ पर यार ये हमने ज्यादा बना दिया, आ गया ये इरेजर, और इस ई को हटा देते हैं। पास नहीं है, इसका भी जुगाड़ मेरे पास, आप बोलोगे दोबारा लिख लेते हैं। ठीक है, क्या ये आइंस्टीन रिंग, यहाँ पर जब आप लोग समझते हैं आइंस्टीन रिंग को सर्च कर लेते हैं यार एक बार, हम लोग देख लेते हैं आइंस्टीन रिंग। यहाँ पर आप इन इमेजेस को देख सकते हो एक बार, आइंस्टीन रिंग जीआईएफ पे दिखाता हूँ आपको मैं। इसको देखो, आइंस्टीन रिंग एक्चुअल में एक ऐसा फिनोमेना है, एक ऐसी रिंग को हम लोग बोलते हैं जो कि कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि उसके ग्रेविटेशन से, देखना यहाँ पर, ये जब इससे एक लाइट पास हुई तो आपने देखा ये कैसे डिस्टॉर्ट हुई और एक रिंग के शेप में बदल गई। मतलब कि अगर कभी भी ऐसा कोई भी इवेंट बहुत ही मासिव ऑब्जेक्ट के पीछे से निकलता है तो हम लोग को वहां पर लाइट बेंडिंग इवेंट देखने को मिलती है। ठीक है, क्या मिलती है, लाइट बेंडिंग इवेंट। ये लाइट बेंडिंग इवेंट एक्चुअल में इसका एक टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। तो ये ना एक प्रकार से लेंस के जैसा काम कर रहा है। आप लोग देख रहे हो ना, जैसे कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर होता है, तो वहां पर उस लेंस से कोई चीज देखो तो कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं आपको। तो सिमिलर वे में आप ये कंसीडर कर सकते हो कि ये एक्चुअल में आइंस्टीन रिंग उनकी ही एक थ्योरी के बेसिस पर हम लोगों ने देखा कि ये क्या करता है कि पीछे से ऑब्जेक्ट, मान लो कि ये हमारा कोई एक बहुत ही मासिव ऑब्जेक्ट है और उसके पीछे कुछ ये ऑब्जेक्ट चल रहा है और हम लोग इधर साइड से देख रहे हैं। ठीक है, ये मासिव ऑब्जेक्ट इससे अगर ऐसे गुजरा तो एक्चुअल में क्या होगा कि इसके ग्रेविटी की वजह से, ये ग्रेविटी क्या होगा, ये थोड़ा तो अटैक करेगा अपने आसपास के स्पेस टाइम को। अभी स्पेस टाइम क्या है वो समझाना है आप लोगों को, है ना। तो अभी से पैसे इमेजिन कर लो कि एक्चुअल में ये होगा क्या कि भले ही वो इसके पीछे क्यों ना हो, जैसे कि अभी तक हम लोग का वो ब्लैक होल वाला रिंग जो पीछे था लेकिन वो हमें सामने की तरफ दिख रहा था, समझ लो सेम टू सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट है। ये इसके पीछे तो है लेकिन कैसे दिखेगा, इसके पीछे ना रहेगा, इसके चारों तरफ रिंग के दिख लेगा। क्यों दिख लेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, बहुत ही सिंपली इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ये तो सीधी लाइन थी लेकिन जैसे ही ये इससे पास हुई तो एक रिंग स्ट्रक्चर बनते हुए निकल के आ रही। तो ये जो रिंग स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल में ग्रेविटेशनल लेंसिंग के थ्रू आती है और ये जो रिंग बनती है इस रिंग को हम लोगों ने नाम क्या दे दिया, आइंस्टीन रिंग। बात समझ में आ गई, बहुत ही सिंपल है, ऐसा कुछ है नहीं वैसे इसमें। इसको हम ऐसा लेते हैं जहां पर ये हमें पर्टिकुलर दिख जाए प्रॉपर, ये यहाँ से इसमें थोड़ा रिंग भी दिखा है, आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि दिस इज हाउ द आइंस्टीन रिंग एक्चुअली वर्क्स। इसके लिए अगर आपको कुछ लिखना है हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि देखो आइंस्टीन रिंग जो है ये एक्चुअल में ये इलस्ट्रेट करता है कि हाउ द ग्रेविटी इज वर्किंग। क्या बोल सकते हैं कि इट इलस्ट्रेट्स द वर्किंग ऑफ ग्रेविटी, है ना। और इसमें हम लोगों ने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं ग्रेविटेशनल लेंस। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि भाई साहब अगर किसी बहुत मासिव ऑब्जेक्ट के पीछे कोई ऑब्जेक्ट है ना तो उस पर्टिकुलर टाइम पर इस मासिव ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी ऐसा एक लेंस जैसा काम करेगी जिससे कि इसके पीछे क्या हो रहा है वो भी हम लोग किसी के अगल बगल में देख सकते हैं। तो इसको जरा आप इस इमेज से भी समझ सकते हो। देखो जरा यहाँ पर मैं आपके लिए बना देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ग्रेविटेशनल लेंसिंग। यहाँ पर देखना ग्रेविटेशनल लेंसिंग, ये सब ये चाहिए दिखाऊंगा तो आपके लिए ज्यादा आसान। यहाँ पर देखते हैं इस इमेज को, बहुत ही सिंपल सा ये ओपन इमेजिंग न्यू टैब कहां खुला है भैया। अब आप देखना कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट इससे कोई पास हो रहा है और ये वाले ऑब्जेक्ट के पीछे कोई एक दूसरा ऑब्जेक्ट है तो जैसे ये पास हो रहा होगा तो यहाँ पर जो लाइट है वो बेंड होकर आएंगी और जिसकी वजह से यहाँ पर हम अगर यहाँ से किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो भले ही वो इसके पीछे क्यों ना हो वो हमें कैसा दिखेगा, ऐसा दो पीस में दिखेगा, है ना, क्योंकि हमारी दो लाइट यहाँ से बेंड होकर आ रही है। तो इसीलिए हम लोग जैसे यहाँ पर एक लीनियर फेज में दो देख रहे हैं वैसे ही आप 3D स्पेस में देखोगे तो हमें कई सारे रिंग स्ट्रक्चर में वो चीज दिखने लगती है। आई होप कि ये बात सेंस बना रही होगी, आपको समझ में आ रही होगी। और चीजें हैं जो कि हम इसको डिफाइन कर सकते हैं बहुत ही क्लियरली। मैं आपको दिखाता हूँ एक और, जैसे कि ये देखो आप, ये तो वही चीज डिफाइन कर रहा है, इससे नहीं समझ में आएगा आपको, इससे समझ में आएगा। ये जीआईएफ है, यस। ये जैसे जैसे स्पेस ट्रैवल, जैसे जैसे हम स्पेस में ट्रैवल करते जाते हैं तो ये आपको एक लंबी सी रिंग दिख रही है ना, वो हो सकता है कि कोई पिन पॉइंटेड ऑब्जेक्ट हो लेकिन उसका लेंस के वजह से आने से क्या हो रहा है वो इतनी स्ट्रेची फॉर्म में दिख रही है और इन स्ट्रेचेस से दिखने से हम लोग उसको और बारीकी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब वो हमें स्ट्रेच फॉर्म में दिख रही है ना, किसी भी चीज को हम स्ट्रेच फॉर्म में देखेंगे तो एक तरीके से जूम फॉर्म में देखते हैं। तो जैसे लेंस किसी चीज को जूम कर देता है वैसे ही हमारी ग्रेविटी भी एक लेंस के जैसे काम करती है। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर होगी। जो हमारा ये वाला इमेज था इसको भी हम चाहें तो एक बार हम इसको भी अपने साथ ले चलते हैं जिससे कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमेशा याद रहे। हम बताते हैं जब ये दो इमेज दिखने लगेंगे फिर उस लाइन को लेते हैं, यहाँ से दो इमेज बनी, यस, इसको लेते हैं। अब यहाँ पर आपको ये चीज हमेशा और हमेशा आपके ध्यान में रहेगी, दिस इज हाउ ग्रेविटेशनल लेंसिंग वर्क्स। तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग का मतलब ये है कि यहाँ पर ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी इट इज वर्किंग एज अ मैग्नीफाइंग लेंस, और साथ में मैग्नीफाइंग लेंस के साथ साथ इट इनेबल्स टू सी द ऑब्जेक्ट बिहाइंड अ मासिव ऑब्जेक्ट। ये तो हमने बोला कि इस मासिव ऑब्जेक्ट के पीछे जो भी ऑब्जेक्ट है उसको देखने के लिए भी ये जैसे ही ट्रैवल करेगा लाइट डिस्टॉर्ट होगी तो हमें ये चीज दिखेगा डिटेल में। ठीक है, आई होप आपको ये सारा मुद्दा आइंस्टीन रिंग का क्लियर होगा। ठीक है, तो आइंस्टीन रिंग किसको बोल रहे हैं भाई, अब तो क्लियर हो गया यार। ये वाली जो रिंग हमें दिख रही है ना, ये वाली जो रिंग हमें दिख रही है उसी को बोल रहे हैं। अच्छा हटा देते हैं, ऐसे देखने में ज्यादा सही लग रहा है। ये आइंस्टीन रिंग होगी। अब हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो लेके आते हैं, वो अगला कॉन्सेप्ट हम लेके आते हैं वो है आपका टैरेंटुला नेबुला। हम आपको लिखते हैं 14 पॉइंट पर टैरेंटुला नेबुला। देखो
नेबुला को हम लोग हमेशा जानते हैं यार, नेबुला इज अ प्लेस वेयर अ स्टार इज बॉर्न। हमने देखा था नेबुला क्या है, कुछ नहीं है, बस गैस और डस्ट का एक क्लाउड है। द क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट इज नोन एज नेबुला। अब कोई नेबुला होगा जिसका नाम टेरेंटुला पड़ गया होगा, तो टेरेंटुला नेबुला क्या है उसको एक बार देख लेते हैं। कहां मिला होगा भाई साहब, हमसे पास में होगा इसलिए हमने देख लिया होगा इसको, तो हम जरा इसको एक बार देख लेते हैं क्या समझते हैं इसके लिए। टेरेंटुला, टेरेंटुला नेबुला, ये देखो, ये ना एक टेरेंटुला नेबुला है जिसको कि हम लोगों ने अभी तक ऑब्जर्व किया है, ये हमसे बहुत पास में है और हम लोग बोल रहे हैं कि दिस इज द स्पेस वेयर वी कैन फाइंड कि हमारा एक नया स्टार पैदा हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो हीटेड ऑब्जेक्ट है वो इर्द गिर्द पहले छिपे हुए दिख रहे हैं, है ना। धीरे धीरे यही अभी कंबाइन हो जाएगा एक जगह पर। ये जब कंबाइन होकर एक जगह पर आएगा तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, प्रोटो स्टार बोलेंगे। और फिर प्रोटो स्टार धीरे धीरे एक मासिव या फिर हाई मास या लो मास जो भी इसमें बनना होगा वो ऐसा सन बन जाएगा। तो हम लोग इसको भी अपने साथ ले चलते हैं क्योंकि ये वही अपने पास है इसलिए हमें ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेरेंटुला नेबुला। अब टेरेंटुला नेबुला जो है ना वो कहां पर है, तो हम लोग अपने आसमान में जब देखते हैं तो ये टेरेंटुला नेबुला हमें क्यों नहीं दिख जाता है, वो इसलिए नहीं दिखता है भाई साहब क्योंकि हमसे दूर है, इतना दूर है। आप पूछोगे तो ये लगभग हम बोल सकते हैं कि दिस इज टेरेंटुला नेबुला इज अ प्लेस, या फिर हम यूं बोल सकते हैं टेरेंटुला नेबुला क्या है, एक प्रकार का नेबुला ही है जो कि हमसे 600 लाइट ईयर दूर है, बस 600 लाइट ईयर्स। अब ये देखो इसीलिए ये दिख रहा है नेबुला, क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल था, पास में है हमसे इसलिए हमने देख लिया इसको। स्टार फॉर्मेशन कैसे समझ रहे हैं इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। हमने ये भी देखा कि एक्चुअल में यहाँ पर ना कुछ क्लस्टर्स के फॉर्म में हमें बहुत सारी चीजें दिखती हैं और यहाँ पर हम लोग को कई जगहों पर आप देख सकते हो कि ये अप्रॉक्सिमेटली ऐसे 36 क्लस्टर्स दिख रहे हैं, जिसको कि हम लोग 30 क्लस्टर्स दिखते हैं, इसीलिए हम लोग इसको 30 डोराइडस का भी नाम देते हैं, है ना। नाम है बस, ऐसे लिख लो आप लोग कि आल्सो नोन एज 30 डोराइडस, 30 डोराइडस, क्योंकि 30 क्लस्टर्स यहाँ पर दिखते हैं बस इसीलिए। इसके अलावा एक हमारा जो अगला टर्म है वो है हमारे लिए इनसेलाडस ओशन। लिखता हूं मैं आपके लिए यहाँ पर इनसेलाडस ओशन, ये आपका 15 नंबर इनसेलाडस ओशन। ये कौन सा ओशन है यार, हमने इतना ओशन पढ़ा है, 5 ओशन पढ़े हैं, है ना, महासागर पढ़े हैं, कभी इनसेलाडस का नाम नहीं सुना। बेटा इनसेलाडस का नाम इसलिए नहीं सुना है क्योंकि वो अर्थ पर नहीं है, वो ना आपको मिलेगा टाइटन, आपको मिलेगा सैटर्न ऑफ मून। जैसे कि टाइटन है वैसे ही एक और उसका मून है जिसको हम लोग बोलते हैं इनसेलाडस। और वहीं पर जब अभी नासा का कैसिनी मिशन गया था, कौन गया था भाई, जब नासा कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा भाई, नासा का कैसिनी मिशन गया था, जब कैसिनी मिशन गया था तो उसने ऑब्जर्व किया क्या ऑब्जर्व किया भाई साहब, कि जो इनसेलाडस ये इनसेलाडस क्या है, दिस इज अ मून ऑफ टाइटन। जरा आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि टाइटन के टोटल कितने मून है। भाई टाइटन नहीं है, टाइटन तो खुद ही एक मून है, सैटर्न है ना, मून ऑफ सैटर्न। तो आपको ये बताना कमेंट सेक्शन में कि टोटल सैटर्न के कितने सारे मून हैं। हमारे अर्थ पर तो एक ही है भाई साहब, सैटर्न के कितने वो बताना है ना। और ये क्या बोल रहा है, इनसेलाडस बोल रहा है, इनसेलाडस। अब यहाँ पर आप इस बात को समझना कि इनसेलाडस जो मून है इसका, उसके साउथ पोल पर हमें क्या मिला है, हमें मिला है एक ओशियन ऑफ वाटर का एक एविडेंस। हमें समझ आ रहा है कि वहां पर क्या हो सकता है, वहां पर हो सकता है सब सरफेस ओशियन। और सिर्फ यही नहीं, हमें यहाँ पर ये भी पता चल रहा है कि सब सरफेस ओशियन के साथ साथ यहाँ पर कुछ ऐसे बहुत ही नेचुरल टाइप के, जैसे मान लो ऑक्सीजन, जैसे मान लो कार्बन, ये सारी चीजें भी वहां पर, नाइट्रोजन, ये सब का भी साक्ष्य मिल रहा है। इसके मतलब क्या है कि फ्यूचर में इनसेलाडस जो है वो एक प्रकार का हमारे लिए हैबिटेबल जोन कन्वर्ट हो सकता है या फिर वहां पर रहने की गुंजाइश हो सकती है। तो अभी कंफर्म तो नहीं है, लेकिन हाँ, क्या अगर वहां पर पानी जो है, पानी है अगर वहां पर और वहां पर ऑक्सीजन है और कार्बन नाइट्रोजन ये सब चीजें वहां पर मौजूद है, तो वो क्या एक हैबिटेबल जोन में कन्वर्ट हो सकता है कभी फ्यूचर में। क्या इन्हीं सब चीजों पर ये चर्चा हो रही है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब सरफेस ओशन को ही हम लोग बोलते हैं इनसेलाडस ओशन। बात क्लियर है, बहुत छोटी सी बात थी, है ना। इसके बाद हम लोग समझते हैं सुपर अर्थ के बारे में। सुपर अर्थ भाई, सुपर मॉम सुना था, अब ये सुपर अर्थ भी आ गया, कोई बात नहीं, धरती भी हमारी माता ही है। हम लोग लिखते हैं पॉइंट नंबर 16 और लिखते हैं क्या, सुपर मॉम। अरे नहीं भाई, अर्थ, सुपर अर्थ। सुपर अर्थ क्या है, सुपर अर्थ को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज का थोड़ा नजर देना चाहता हूं। जैसे कि हम लोग थोड़ी देर पहले कभी हम लोग सोलर सिस्टम का एक डायग्राम बना रहे थे, है ना, ये वाला डायग्राम। यहाँ पर एक डायग्राम को आप समझना कि अचानक से ऐसा हो रहा है कि शुरुआती तौर पर ये प्लैनेट्स क्या है, छुटके से प्लैनेट, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े तो ये प्लैनेट्स कैसे हो रहे हैं, ये प्लैनेट्स काफी बड़े हो रहे हैं। इनको भी थोड़ा सा और बड़ा बना सकते हो आप, इनको भी बड़ा बना सकते हो, ठीक। तो आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि ये जो चार थे, इनके आगे वाले जो चार हैं ये काफी बड़े हो गए। इनको एक्चुअल में हम लोग कुछ और भी नाम से समझते हैं। जैसे कि हम समझते हैं कि जो शुरुआत के ये चार प्लैनेट्स हैं, ये वाले, इनको हम लोग नाम देते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट का, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इनका ना रॉकी स्ट्रक्चर है। मतलब कि आप यहाँ पर ऐसे जमीन पे ऐसे खड़े हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। खड़े हो गए तो ऐसा नहीं कि अंदर धंसते चले जाओगे, खड़े हो सकते हो, मतलब कि रॉकी सर्फेस है। और इनको जो ये बाकी के ये चार हैं, इनको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। क्या बोलते हैं भाई साहब, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। और साथ ही साथ हम इनको गैसियस प्लैनेट्स भी बोलते हैं, गैसियस प्लैनेट्स। क्यों ऐसा गैसियस प्लैनेट्स बोल रहे हैं भाई, हमें ये समझ में आया कि जो गैसियस प्लैनेट्स है वो बेसिकली इनका कोई सरफेस नहीं है भाई साहब, इन पे ऐसे जंप नहीं कर सकते हो आप, है ना। ये गैसियस प्लैनेट्स है, इनका कोई सरफेस नहीं है, ये गैस का गोला है और कुछ नहीं है, है ना। ये भी गैस का गोला, ये भी गैस का गोला, सब गैस गोले हैं। इनका जो कोर होगा वो कोर कहीं ना कहीं मान लो कभी-कभी रॉकी नेचर का हो भी सकता है, जैसे उधर तो आइसी नेचर का हो जा रहा है, इतना ठंडा वहां पर पड़ता है इसलिए। लेकिन बाकी जगहों पर आप देखो तो ये गैसियस है और इनको बड़ा साइज मिलने का कारण भी यही है कि ये गैसियस। अगर रॉकी होते तो आपको पता है कितना बड़ा गैस है, कंसंट्रेट करके इसको सॉलिड बनाना तो इतने में सॉलिड बन जाएगा, है ना। तो इसीलिए ये काफी बड़े जायंट प्लैनेट्स बनते हैं हमारे लिए। अब इसी चीज के कांसेप्ट को जरा यहां पर समझने की कोशिश करना अब आप लोग। सुपर अर्थ की बात करते हैं। सुपर अर्थ ऐसे गोल्डीलॉक्स जोन में, हमारे सोलर सिस्टम की बात नहीं हुई। सुपर अर्थ ऐसे अर्थ लाइक प्लैनेट्स हैं जो कि अर्थ के साइज से काफी बड़े हैं। अब हमें ये समझना है कि यार ये काफी बड़े हैं तो इसका मतलब क्या है, गैसियस प्लैनेट है? नहीं, गैसियस नहीं है, रॉकी प्लैनेट्स नहीं है, लेकिन अर्थ के साइज से काफी बड़े हैं, जो कि हमारे हिसाब से हमारे सोलर सिस्टम में ये बात हमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि यार अपना अर्थ जिस हिसाब से जिस साइज में है वो भी बड़ा यूनिक साइज है, उससे बहुत बड़ा साइज होता तो वो भी गैसियस प्लैनेट्स में कन्वर्ट हो जाता। तो इसीलिए हम लोग सुपर अर्थ को इतना हाउ दे रहे हैं कि भाई साहब ये सुपर अर्थ इसलिए है क्योंकि अर्थ लाइक रॉकी प्लैनेट्स नहीं है, लेकिन इनका साइज देखें तो हमारे सोलर सिस्टम के गैसियस प्लैनेट से मिलता है। जैसे कि ये अर्थ से काफी बड़े होंगे, हालांकि हाँ नेपच्यून, यूरेनस इन सबसे थोड़े छोटे भी होंगे, लेकिन फिलहाल अर्थ से काफी बड़े होते हैं। तो ऐसे गोल्डीलॉक्स जोन में पाने वाले अर्थ सिस्टम को या अर्थ लाइक प्लैनेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं सुपर अर्थ, ठीक है। तो फिर यहां पर हम लोग इसी को लिख लेते हैं, व्हाट इज सुपर अर्थ? दे आर अर्थ लाइक प्लैनेट्स, दे आर व्हाट, दे आर अर्थ लाइक प्लैनेट्स, दे आर अर्थ लाइक प्लैनेट्स ऑफ बिगर साइज, their composition या फिर साइज के बारे में बात कर लेते हैं, साइजेस
हम बोलते हैं ग्रेटर देन अर्थ, बट लेस देन gaseous planets like Neptune, है ना? और ये भी लिखते हैं कि their surface is rocky, their surface are rocky in nature, they are found in habitable zone, या फिर habitable zone को हमने और क्या नाम दिया था? Goldilocks zone का नाम दिया था कि they are found in Goldilocks zone या फिर habitable zone of other solar systems. बात पची क्या? है ना? सुपर अर्थ का एक बार इमेज भी लेते हैं, आपको मजा आता है ये इसमें, है ना? यहाँ पर लिखते हैं सुपर अर्थ। तो ऐसा है कुछ, है ना? ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे। ये देखो आप जैसे, ये दिस कैन बी कंसीडर्ड एज आवर अर्थ, तो वो सुपर अर्थ कहलाएगा फिर, है ना? तो ऐसे ही देखो, ये सारी इमेजेस तो यार इतनी क्लियर कभी मिलती नहीं है हम लोग को, ये तो ऐसे ही थंबनेल को क्लिकबेट बनाने के लिए ऐसा बना दिया गया है, ये लोग उसको और ज्यादा देखें थोड़ा सा। बट सुपर अर्थ समथिंग ऐसा ही दिखता है, अपने अर्थ जैसा ही दिखेगा, है ना? अब इसकी इमेज तो ऐसे कुछ लग नहीं रही है कि हम बहुत ज्यादा उसको लेके आए हैं। ऐसा कंपैरिजन तो देखें जिसमें मिल जाएगा हमें, तो ये अर्थ और ये नेपच्यून। देखो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो दो हैं आपके सुपर अर्थ। ये क्या है? LHS 3844b है और ये क्या है? 55 कैंक्री सुपर हॉट रॉकी। तो ये अर्थ से देखो बड़े हैं, बट आपके नेपच्यून आइस जायंट जिसको हम लोग बोलते हैं उससे छोटा है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो ये 1.3 टाइम्स ऑफ अर्थ है, ये 1.9 टाइम्स ऑफ अर्थ है, और ये जो है ये अप्रॉक्सिमेटली 4 टाइम्स ऑफ अर्थ है। तो इसको अगर हम ले लेते हैं तो हम डिफाइन कर पाएंगे अच्छे से कि भैया यही है अपना। तो इसको एक बार ले चलते हैं अपने साथ, तो चलिए हम यहाँ पर ले आते हैं इसको। नाउ वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि भाई साहब ये जो दो प्लैनेट्स हैं यही हमारे क्या है? सुपर अर्थ हैं। आपको एकदम अच्छे समझ में आ गया है ना? नेपच्यून और अर्थ की भी वजह से बस सिंपल सा था यार, ऐसे ही समझते जाओगे, समझदार हो जाओगे, फिर लोगों को ज्ञान बांटते फिरोगे, है ना? ठीक है, अगला है हमारा प्लैनेट किलर एस्टेरॉइड, है ना? एस्टेरॉइड पढ़ते टाइम इसको पढ़ लेना चाहिए था, बट ये स्किप हो गया था, तो हम लोग अभी पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं है। हम लोग लिखते हैं प्लैनेट किलर एस्टेरॉइड 17 नंबर पर, प्लैनेट किलर एस्टेरॉइड। देखो एस्टेरॉइड क्या है तुम्हें पता ही है ना? दे आर द रॉकी ऑब्जेक्ट्स, रॉकी मासेस रिवॉल्विंग द सन, फाउंड इन द ऑर्बिट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। ये वाली बात तो हमने याद कर ली है। एक ट्रोजन एस्टेरॉइड की बात की थी जो जुपिटर के L4 और L5 वाले जोन पर बैठा था। तो प्लैनेट किलर एस्टेरॉइड उन्हीं में से कोई एक एस्टेरॉइड होगा जिसका साइज बड़ा होगा, है ना? आप समझो कि एक टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं मास एक्सटिंक्शन इंपैक्ट, है ना? क्या बोलते हैं हम लोग इसको? हम लोग बोलते हैं इसको मास एक्सटिंक्शन इंपैक्ट। ये इंपैक्ट जो है, इंपैक्ट मतलब क्या? ये रहा इंपैक्ट भाई साहब, मैंने इस मुक्के से इस हाथ पे इंपैक्ट प्रोवाइड कर दिया। तो समझ लो वैसे ही अगर ये हमारा अर्थ है और कोई एस्टेरॉइड आए और एस्टेरॉइड आके इससे इंपैक्ट क्रिएट कर दे, तो इसको हम लोग बोलते हैं मास एक्सटिंक्शन इंपैक्ट। लेकिन ये इंपैक्ट मास एक्सटिंक्शन कब कहलाएगा? जब हमारे धरती का भाई साहब सर्वनाश करे। तो हम लोग बोलते हैं कि जो एस्टेरॉइड है, ये एस्टेरॉइड ऐसा माना जाता है कि अगर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू और ग्रेटर देन 10 किलोमीटर ऑफ डायमीटर, अगर इतने डायमीटर का कोई एस्टेरॉइड, अगर 10 किलोमीटर ऑफ डायमीटर का एस्टेरॉइड फॉल्स ऑन अर्थ, मतलब कि हमारे एवरेस्ट माउंटेन के ज्यादा लगभग उतना ही बड़ा, हमारे एवरेस्ट माउंटेन जितना बड़ा कोई एस्टेरॉइड हमारे अर्थ पर आके टकरा जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे भाई साहब मास एक्सटिंक्शन इंपैक्ट। और ये एक्चुअल में एक बार ऑलरेडी हो भी चुका है। ये कब हुआ है? ये हुआ है आज से लगभग 65,000 मिलियन, 65 मिलियन है ना? ये है टोटल आपका 65 मिलियन ईयर्स एगो। एक्चुअल में ये वही टाइम था, ये वही इंपैक्ट जोन है जब हमारा जो पीरियड था वो मेसोजोइक चल रहा था। मेसोजोइक ईरा सुना है? अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं है। दीस आर द वेरियस ईरास एंड इपोक। हम लोग पढ़ते हैं अभी आगे चल के कि हम लोग नहीं पढ़ेंगे, आप एनवायरनमेंट में और भी इधर नहीं पढ़ लोगे कि बहुत सारे हमारे अर्थ की जो टाइमलाइन है, हमारा अर्थ कितना है भाई साहब? 4.54 बिलियन ईयर्स पुराना है ना? तो उतना पुराना, और उसके बीच में कुछ ये 65 मिलियन साल पहले की बात हुई है। उस टाइम पर एक जमाना बदला था, मेसोजोइक ईरा, और मेसोजोइक ईरा के बाद में एक नया जमाना स्टार्ट हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेटाशियस ईरा। हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं सेनोजोइक ईरा। क्रेटाशियस तो पीरियड है, सेनोजोइक ईरा। और ये जो कन्वर्जन है, ये वही वाला कन्वर्जन का टाइम पीरियड है जब मेसोजोइक ईरा से सेनोजोइक ईरा में हम लोग वापस आए, मतलब वापस क्या थे? हम लोग शिफ्ट हुए थे। और हम लोग मानते हैं कि इट आल्सो सिंबलाइजेस द एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स। सारे के सारे जो डायनासोर्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए। क्यों? मास एक्सटिंक्शन इंपैक्ट के कारण। हालांकि ये बहुत ही साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, बट काफी हद तक ये बताया जाता है कि मेजॉरिटी ऑफ द साइंटिस्ट कम्युनिटी का मानना है कि देयर मस्ट हैव बीन सम मास एक्सटिंक्शन इंपैक्ट 65 मिलियन ईयर्स अगो, जिसकी वजह से हमारे इस पूरे प्लैनेट पर डायनासोर का खात्मा हो चुका है। पूरा अर्थ तबाह हो जाता है, उसमें इतना खतरनाक इंपैक्ट पड़ता है जो उससे अर्थक्वेक जनरेट होता है, उसकी मैग्नीट्यूड इतनी ज्यादा होती है कि उसके सामने कुछ भी टिक नहीं पाता। शॉक वेव्स जनरेट होते हैं, सुनामी जनरेट होती है बहुत ही खतरनाक तरीके से। और आपके में इंडिया को सही गिरा कहां पर था उस टाइम पर? तो उसका एक इंपैक्ट जो हम लोग को अभी थोड़ा सा देखने को मिलता है, वो मिलता है कहां पर? युकाटन। यहां पर देखो, युकाटन पेनिनसुला के अंदर आपके लिए मैं आपके लिए एक मैप बनाने की कोशिश करता हूं। यहां पर आप लोग समझते हो इस चीज को? ये कौन सा रीजन है भाई साहब? ये आपका क्या है? कैलिफोर्निया वाला रीजन है, ये कैलिफोर्निया। और यहां पर हम लोग आपके साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को देखा। यहां पर अगर आप देखोगे, यहां पर सॉरी कहां चला गया भाई? हां, यहां पर आप देखोगे इस जगह पर, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इसको हम लोग नाम देते हैं युकाटन पेनिनसुला। ये आपके गल्फ ऑफ मेक्सिको के पास नहीं है। युकाटन पेनिनसुला के पास में ना आपको एक इंपैक्ट क्रेटर मिलता है। क्या मिलता है भाई साहब? इंपैक्ट क्रेटर। इस क्रेटर को हम लोग बहुत ही अजब सा नाम देते हैं। इसका नाम है चिकसलब इंपैक्ट, है ना? हम लोग बोलते हैं चिकसलब। इसकी स्पेलिंग मैं लिखता हूं आपके लिए, इस पेंसिल को इसे लिख देता हूं, येलो डर्टी फेलो। ये क्या है? ये है आपके लिए चिकसलब इंपैक्ट। ये कितना बड़ा इंपैक्ट जो हम लोग को दिखता है ना, उसका जो टोटल ऐसे रेडियस है, हम बोलते हैं उसका जो पूरा डायमीटर है वो अप्रॉक्सिमेटली 150 किलोमीटर का है। तो इसका मतलब ये नहीं कि 150 किलोमीटर बड़ा एस्टेरॉइड गिरा हुआ है, एस्टेरॉइड 150 किलोमीटर गिर गया तो अर्थ ही तबाह हो जाएगा, अर्थ बचता ही नहीं। लेकिन इसका इंपैक्ट ज्यादा है। इसका मतलब गिरा तो छोटा ही हुआ है ना, 10 किलोमीटर के आसपास गिरा, लेकिन उसका इंपैक्ट 150 किलोमीटर से बड़ा दिखता है और पूरी पृथ्वी से डायनासोर उड़ गए। ये इवेंट सोचो कितना खतरनाक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लैनेट किलर एस्टेरॉइड। यही है। तो चिकसलब इंपैक्ट आपको मैं इमेज दिखा देता हूं, डोंट वरी, अच्छे से दिखा रहा हूं, सब दिखाऊंगा। इंटरेस्ट बना रहना चाहिए ना। चिकसलब क्रेटर, ये देखो, ये चिकसलब, ये युकाटन पेनिनसुला है। युकाटन पेनिनसुला के पास में आपको ये मिलेगा चिकसलब इंपैक्ट। तो यहां पर हम लोग जरा इसको ही अपने साथ ले चलते हैं। यहां पर आप देख सकते हो इसे, ठीक है? तो चिकसलब इंपैक्ट जो है वो कितना है? लगभग 150 किलोमीटर बड़ा है। ये बहुत बड़ा है इनका।
तो अब इससे आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। एक और टॉपिक भी हमारा था, चला इम्पैक्ट हो गया, हमने खत्म कर दिया इसके साथ ही साथ। नेक्स्ट हमारा जो है वो है बीवर ब्लड मून। क्या है भाई बीवर ब्लड मून? देखते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ मैं आपके लिए, क्या बीवर ब्लड मून। बीवर ब्लड मून एक्चुअल में ये कोई बहुत खास ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, इसको आप लोग बहुत ही सिंपल समझना कि एक्चुअल में ये दो फिनोमिना का मिक्सचर है। एक है आपका बीवर मून और एक है आपका कंप्लीट लूनर इक्लिप्स, है ना, हम बोलते हैं टोटल लूनर इक्लिप्स। टोटल लूनर इक्लिप्स, तो आपको बताइए टोटल लूनर इक्लिप्स मिलता है जो आपका न्यू मून का पीरियड है ना। यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ से देख लेते हैं टोटल लूनर इक्लिप्स, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो बहुत ही सिंपल सा है, टोटल लूनर इक्लिप्स ये रहा हमारा। आ जाओ भाई, ये आ गया, ये हमारा क्या डिफाइन हो रहा है, ये डिफाइन हो रहा है हमारा टोटल लूनर इक्लिप्स। ये देखो भाई, इसमें बहुत ही सिंपल सा है कि अर्थ की पूरी पूरी परछाई भाई साहब मून पे पड़ती है, जब मून बिल्कुल पास होता है, तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं और मून बिल्कुल दिखेगा, है ना। इसी को हम लोग एक फेज जो बोलते हैं, ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए है न्यू मून। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल लूनर एक्लिप्स, मतलब कि जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाए। सोलर एक्लिप्स भी होता है जिसमें हमारा मून बीच में आ जाता है सन और अर्थ के। तो यहाँ पर आप जरा इस चीज को देखना कि अब ये क्या दिख रहा है आपको, लूनर एक्लिप्स दिख रहा है। और बीवर मून क्या है, बीवर मून एक्चुअल में नवंबर वाले फुल मून को बोलते हैं। आप पूछें बीवर मून जो है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई साहब, फुल मून। फुल मून। अब ये बीवर मून क्या है, बीवर मून एक्चुअल में और कुछ नहीं है बल्कि नवंबर के मंथ में जो फुल मून आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीवर मून। नवंबर मंथ का फुल मून। तो ये एक ऐसा फिनोमेना है जहां पर अगर हमारा जो फुल मून है वो टोटल लूनर एक्लिप्स के साथ में जब ओवरलैप कर जाए, कभी भी ऐसा होगा, तो एक्चुअल में यहां पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट के होने की वजह से, यहां पर मून क्या आपको रेडिश कलर दिखेगा हल्का सा, जिसको हम लोग ब्लड मून का नाम देते हैं। ब्लड मून का नाम देते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूं कैसा दिखेगा आपको बीवर ब्लड मून कैसा दिखेगा भाई, देख लेते हैं। बीवर ब्लड, बीवर ब्लड आई नहीं, बीवर ब्लड, इसको आप इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो। एक्चुअली जब भी ऐसा होगा तो ये सबसे लास्ट जो बीच में आप देख रहे हो ना, ये आपका बीवर ब्लड मून है और कुछ नहीं है। ब्लड मून का मतलब इसका कलर जो है वो हल्का सा रेडिश कलर का हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो कि ये बीवर ब्लड मून हल्का सा रेडिश कलर का हो जाता है एंड दिस इज इट। ये इसको ब्लड मून को ये स्कैटरिंग के थ्रू, ये क्या होता है, स्कैटरिंग के थ्रू ड्यू टू एटमॉस्फेयर प्रेजेंट ऑन अर्थ, स्कैटरिंग हैपेंस और इसकी वजह से मून जो है टर्न्स रेड। अरे ये वैसे का वैसे ही समझ लो यार, थोड़ा थोड़ा सा। जब सूरज उगता है और ढलता है तो आसमान जो है वो रेडिश कलर के नहीं हो जाते हैं, वो किस वजह से होते हैं, नहीं स्कैटरिंग की वजह से हो जाते हैं। तो वैसे ही एक और फिनोमेना है जिसमें फुल मून जो है वो नवंबर के बीवर मून के साथ ओवरलैप करता है, इसको बीवर ब्लड मून बोलते हैं। सिंपल सा, उस टाइम पे वो रेड कलर का दिखने लगता है, एज सिंपल एज दैट, है ना। तो ये तो बहुत इजी था, ऐसा कुछ नहीं है। अब जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पर है वो है आपका एंड्रोमेडा गैलेक्सी और गैलेक्टिक कैनिबलिज्म। ये हम लोग वैसे तो देखो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट एक बार वापस देख लेते हैं। ये हमारी क्या है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ये तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, किसका लोकेशन वगैरह क्या है वो सब हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम लोग क्या पढ़ते हैं इसके जगह पर हम लोग पढ़ लेते हैं गैलेक्सी कैनिबलिज्म। चलो मैं आपसे ना एक सिंपल सा आपको एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पर। मैं अगर आपको सिंपली लिखता हूँ कैनिबलिज्म, इसका मतलब देखो क्या, ह्यूमन ईटिंग द फ्लेश और इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ अदर ह्यूमन बीइंग्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैनिबलिज्म बोलते हैं। हाँ, तो आप किसी को जानते हो जो कैनिबलिस्ट हो, ऐसे ह्यूमन बीइंग को जानते हो आप लोग, जो कि दूसरे इंसान को भी खा सकता हो। एक्चुअल में ऐसा करने वाले कुछ ट्राइबल एरियाज के लोग को मिलते ही हैं, और आप समझो कि मतलब बहुत सारी जगहों पर कैनिबलिज्म जो है वो प्रैक्टिस भी किया जा सकता है। हाँ, हमारे हमारे ट्रेडिशन में अगर मैं आपसे बात करूं तो जो ऐसा मैंने कहीं सुना था, मुझे एक्जैक्टली पता नहीं है कि कितना मैं फैक्चुअली करेक्ट हूं, लेकिन अगर आप लोग कभी कुंभ के मेलों में आते हो तो वहां पर आपको अघोरी दिखते हैं, अघोरीज। तो जो अघोरीज होते हैं ना, ऐसा माना जाता है कि वो सबके सब एक्चुअल में कैनिबलिस्ट होते हैं, मतलब वो कुछ भी खा सकते हैं। उनके पास वो अलग से बहुत सारी शक्तियां आती हैं, बहुत सारे अलग से पावर होते हैं, और उन पावर्स को लेने के लिए ये भी एक थ्योरी है। अब मेरे को नहीं पता भाई साहब कितनी सच है कितनी झूठ है, लेकिन ऐसे कैनिबलिज्म से मुझे बस याद आ गया। अब यहाँ पर एक्चुअली क्या बात हुई है, गैलेक्सी कैनिबलिज्म की। गैलेक्सी कैनिबलिज्म मतलब क्या है, जैसे एक इंसान दूसरे इंसान को खाता है तो कैनिबलिज्म है, वैसे ही अगर एक गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सी को खाती है तो वो क्या कहलाएगी, गैलेक्सी कैनिबलिज्म कहलाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि इंटर्न कभी ऐसा होने वाला है कि जो हमारी गैलेक्सी है वो दूसरे गैलेक्सी जो पास वाली गैलेक्सी होगी उससे वो इंटरट्विनिंग मोशन में पहले आएगी ना, वो एक दूसरे का चक्कर लगाना शुरू करेंगे और धीरे 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 एक दूसरे में आके विलीन हो जाएंगे, मिल जाएंगे, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, गैलेक्टिक कैनिबलिज्म। और जो हमारे पड़ोस वाली गैलेक्सी जिसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी ही है जो कि आगे आने वाले कुछ बिलियन सालों में हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के साथ वो मर्ज होगा। ये बिल्कुल तय है ना, ये सब होना ही होना है। इनफैक्ट मैं आपको दिखाता भी हूं गैलेक्सी के इंटरफोल्डिंग नेचर को, इसको हम लोग बोलते हैं गैलेक्सी डांसिंग, गैलेक्सी इज डांसिंग। यहां पर मैं दिखाता हूं आपको, और इसका जीआईएफ भी दिखाता हूं मैं आपको, आपको समझ में आएगा कि व्हाट इट एक्चुअली मींस। अरे यार ये तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी आ गया। यहां पर देखो, ये यस एग्जैक्टली ऐसे, बहुत ही शानदार चलिए इसको थोड़ा बड़े में देख लेते हैं। ये देखो, ये वही तरीका है जब ये दो गैलेक्सीज आपस में पहले रोटेट करती रहेंगी दूसरे के खिलाफ और फिर ये आपस में मिल जाती है। व्हाट डज इट कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड गैलेक्सी कैनिबलिज्म। इसी को हम लोग बोलते हैं गैलेक्सी कैनिबलिज्म। तो ये पूरा मेथड आप लोग के दिमाग में बस जाएगा। इसको हम लोग यहां पर देख लेते हैं, तो ले चलते हैं भाई साहब अपने पास। कब की फोटो है जब ये दोनों मर्ज हुए हैं इस तरीके से। तो इसको तो दो नहीं दिखे, इसको तो एक ही दिखा, कोई बात नहीं। इसको पहले तो छोटा कर देते हैं, इतना बड़ा क्या रहेगा। इसको दो स्टेप में दिखा देते हैं कि ये ऐसा हो गया, लेकिन पहला कैसे था, पहले कैसे था। पहले के लिए एक बार और इमेज ले चलते हैं। ये आ रहा है कुछ, दो गैलेक्सीज दिख रही है, ठीक है। तो दो गैलेक्सीज का आपस में इंटर डांसिंग करते हुए आपस में मर्ज हो जाना, इसी को हम लोग क्या नाम देंगे, गैलेक्सी कैनिबलिज्म। एक गैलेक्सी ने दूसरे गैलेक्सी को आ लिया, ठीक है। तो मर्जिंग ऑफ गैलेक्सीज हम बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, मर्जिंग ऑफ गैलेक्सी वेयर लार्जर गैलेक्सी कंज्यूम द स्मॉलर वंस थ्रू ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। इसका मतलब क्या है, वेयर गैलेक्सीज, या फिर हम यूं बोलें कि लार्जर गैलेक्सी जो है, लार्जर गैलेक्सी कंज्यूम्स, या फिर हम यूं बोल सकते हैं कि लार्जर गैलेक्सी कंज्यूम्स स्मॉलर वंस, कंज्यूम्स
smaller ones consume smaller ones through gravitational interaction. Through gravitational interaction. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गैलेक्सी कैनलिज्म. अच्छा, एक चीज और समझना आप लोग. गैलेक्सी, टू गैलेक्सीज डांसिंग, जरा उसको भी मैं आपको दिखाता हूं. वहां से एक और कॉन्सेप्ट को हम कनेक्ट करेंगे कि टू गैलेक्सीज कोलाइडिंग. इस इमेज को भी ले सकते हैं. इस इमेज को, ये और बढ़िया इमेज ड्रॉ हो रहा है. इसको ले चलते हैं यार. ऐसा हो कि आप लोग रिवाइज करो ना इस नोट से, तो आप लोग को मजा ही आ जाए. सब चीज आप लोग को बिल्कुल अच्छे तरीके से रिकॉल होने लगे. और यहाँ पर हम इसको, अगर इस तरीके से नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पर लिखते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स. एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी ये ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी जब भी ये दोनों इंटरट्विंगलिंग मोशन में दूसरे के खिलाफ चलते हैं तो ग्रेविटी में ना ऐसे वेव्स पैदा होते हैं, ऐसे वेव्स पैदा होते हैं. इनको भी हम लोग पढ़ेंगे आज ही क्लास पढ़ेंगे जब हम लोग इनको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करते हैं. इनके लिए बहुत बड़े-बड़े एक्सपेरिमेंटल ज़ोन बनाए गए हैं. लिगो में से एक है ना. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे जब ये दो गैलेक्सीज आपस में, या फिर ये तो गैलेक्सीज नहीं है वैसे तो, यहाँ पर गैलेक्सी की बात नहीं हो रही है, छोटे-छोटे न्यूट्रॉन स्टार नाचने लगे, ब्लैक होल एक दूसरे के सर्कल करने लगे, या फिर कोई स्टार एक दूसरे के सर्कल करने लगे. इन सभी चीजों से क्या बनता है? ऐसे हम लोग वेव्स देख सकते हैं. ये क्या दिख रहा है आपको? वेव्स दिख रहा होगा यहाँ पर. ओपन इमेज इन न्यू टैब. देखो ये देखो, ये जो वेव बनते हुए दिख रहा है ना आपको, ये वेव या फिर दो ब्लैक होल जो है वो एक दूसरे से क्या कर रही हैं? एक दूसरे की तरफ रोटेट कर रही हैं. तो इसको भी हम लोग अपने कॉन्सेप्ट में समझने की कोशिश करेंगे. टिल द टाइम, तब तक हम लोग इसके बाद दूसरा टॉपिक अपना उठा लेते हैं. वो है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक. क्या है? वर्म होल्स. तो वर्म होल्स का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने कई सारी मूवीज में तो देखा ही होगा. अगर आप लोग साइंस के थोड़ी भी फैन हो तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं वर्म होल्स. वर्म होल्स, पहले तो मैं समझा देता हूं कि जो ये वर्म होल है एक्चुअल में ये एक प्रकार से हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है. ऐसा रियलिटी में आज तक नहीं देखा गया है. इट इज जस्ट मियर कॉन्सेप्ट. एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है, ये वर्म होल का कॉन्सेप्ट. इसमें क्या बोला जा रहा है? इसमें बोला जा रहा है कि देखो हम लोग ना एक ऐसे जहां में रहते हैं, ऐसे यूनिवर्स में रहते हैं जहां पर जो गवर्निंग लॉ है वो डिपेंडेंट होती है किसी भी जगह के स्पेस टाइम हीट पर. अब ये स्पेस टाइम क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि स्पेस टाइम क्या होता है. जैसे कि आप ना क्या करो, अपने तीन दोस्तों को बुलाओ और घर की एक डबल बेड की शीट उठा लो और चारों चारों कोने पर आप सब लोग क्या करो, चादर लेके खड़े हो जाओ. उसको बिल्कुल खींच के, मतलब कि ऐसा कुछ आप लोगों ने चारों कोने से एक डबल बेडशीट की चादर जो है यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से बिल्कुल खींच के पकड़ रखी है. ठीक है, बिल्कुल खींच के पकड़ रखी है आप लोगों ने. तो इस केस में क्या होगा? ऐसे चादर को जब आप खींचते हो तो यहाँ पर अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जब आप चारों दोस्त इस बात को खींच रहे हो तो यहाँ पर कोई एक पांचवा दोस्त आके एक बड़ी सी लोहे की बॉल बीच में रख दे. तो क्या होगा? चादर क्या होगा? चादर नीचे की तरफ लटक जाएगा, है ना. चादर नीचे की तरफ ऐसे स्विंग करते हुए दिखेगा हमें यहाँ से नीचे की तरफ. हो सकता है कि ऐसा हो जाए और बॉल कुछ यहाँ पर टिका हो, ऐसा ही दिखेगा, है ना. तो ये जो स्विंग हो रहा है और ये जो चादर है, यही चादर आपका बेटा क्या है? ये है आपका स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम. मतलब कि अभी हम लोग इसको आगे भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं भी और डिटेल में बताऊंगा इसको, बट अभी के लिए इतना ही समझो कि वर्म होल्स एक कुछ इस प्रकार के, मान लो कि ये पूरी चादर ही है जो कि आपके पूरे यूनिवर्स में बिछी हुई है. और इस यूनिवर्स में अलग अलग, यहाँ पर गैलेक्सी होगी, यहाँ पर ऐसा गैलेक्सी, यहाँ पर सुपर क्लस्टर, यहाँ पर कोई दूसरी गैलेक्सी. ये बहुत बड़ी चादर है ना. और उस चादर में जब गैलेक्सीज ऐसे पूरे यूनिवर्स समा जा रहा है तो ये सभी के सभी अपने इस चादर को छोटा छोटा गड्ढे बना के चल रहे होंगे, है ना. ऐसे गड्ढे कहीं ना कहीं ऐसे बने होंगे, छोटे छोटे गड्ढे बने होंगे. अब इन्हीं गड्ढों से, इन्हीं जो ये वर्म होल है, ये एक्चुअल में ऐसा बोल रहा है कि जो ब्लैक होल होगा, ब्लैक होल क्या करता है? ब्लैक होल इस स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम को इनफाइनाइट लेंथ तक में नीचे ले जाता है. ठीक है, मतलब ब्लैक होल एक सिंगुलैरिटी पर इतना ज्यादा ग्रेविटी खींच के नीचे ले जाता है कि अब वो इनफाइनाइट लेंथ नीचे चला गया. इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इसके अंदर आया तो वो इस हिसाब से अंदर खिंच जाएगा कि भाई साहब कभी भी बाहर नहीं निकलेगा. तो हम लोग ऐसा देखते हैं कि ये जो हम लोगों ने चादर बनाया है ये बिल्कुल स्ट्रेट में तो होगा नहीं हमारा ये स्पेस टाइम, ये थोड़ा कर्व होगा, है ना. तो मान लो कि एक कर्व ऐसा कुछ स्पेस बनता है ना. मान लो कि ऐसा कुछ कर्व स्पेस बनता है. मैं इसको 3D में नहीं बना पाऊंगा, है ना. मान लो कि ये इसका कुछ सरफेस होगा यहाँ पर, क्योंकि हमें नहीं दिखा है. हमने देखा कि यहाँ पर एक्चुअल में एक ब्लैक होल है ना. यहाँ पर क्या दिखा आपको? एक ब्लैक होल दिखा. मान लो यहाँ पर इस ब्लैक होल ने, और यहाँ पर भी ब्लैक होल, यहाँ पर भी ब्लैक होल. तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि कभी ऐसा होगा कि इससे भी जो स्पेस टाइम है वो कर्व होगा नीचे तक, इससे भी स्पेस टाइम कर्व होगा नीचे तक. तो ऐसा कई बार सिचुएशन आ सकता है कि जब स्पेस टाइम इतना कर्व हो जाए, जैसे कि यहाँ पर मैं देखता हूँ कोई कागज होगा तो पक्का ही, एक मिनट देना मुझे बस. कागज ये, चलो ये ले लेते हैं. यस, इसको समझना. जैसे मान लो ये एक नैपकिन पेपर है, ये हमारा क्या है? स्पेस टाइम है. ठीक है, स्पेस टाइम में कभी ऐसा हो कि ये स्पेस टाइम कर्व होता इतना आ जाए कि ये एक दूसरे से ओवरलैप करने लगे. और इस टाइम पर अगर हमें कभी भी स्पेस में कनेक्ट करना है तो व्हाट वी हैव टू डू, अगर हम लोग को कभी भी चलना होगा तो हम लोग पूरा ऐसे चल के ही आ सकते हैं और कोई तरीका नहीं है. लेकिन अगर वर्म होल हुआ तो वर्म होल क्या करेगा? इन दोनों को एक इस प्रकार से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, है ना. जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो ये किस तरीके से दिखेगा? कुछ ऐसा दिखेगा. ये देखो, ये जो वर्म होल है ना, ये कुछ इस तरीके से हमें दिखने की कोशिश करेगा. या काले में काला कुछ दिख नहीं रहा. हाँ दिखाऊं? कोई व्हाइट कलर का बैकग्राउंड, हाँ यहाँ दिखेगा. ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है ना. तो ये जो पेंसिल आप देख रहे हो, ये जो पेन देख रहे हो आप, ये एक्चुअल में एक वर्म होल जैसा काम कर रहा है जो कि दो अलग-अलग स्पेसेस को कनेक्ट कर रहा है. अब इससे फायदा क्या होगा? ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? एक्चुअल में हम लोग को आज तक यही बात पता चल पाई है कि भाई साहब एनीथिंग दैट इज टू फास्ट, एनीथिंग व्हिच इज फास्टेस्ट इन दिस यूनिवर्स इज लाइट. लाइट की स्पीड से तेज कोई भी चीज जा ही नहीं सकती है. लाइट की स्पीड कितनी है? वो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड. हाँ, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड. यहाँ पर इस चीज को आप समझना कि अगर हमने क्या किया, हमने एक पेज को ऐसे फोल्ड कर दिया, है ना. ऐसे तो दिखाया था हम लोगों ने. ये पेज हमारा क्या हुआ? फोल्ड हो गया मान लो. तो इस फोल्डेड पेज में तो ये और ये स्पेस है, अगर इन दोनों को एक वर्म होल के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाए तो आप बताओ क्या यहाँ से यहाँ पहुंचना आसान नहीं हो जाएगा? हमारी जो लाइट की स्पीड से भी चलोगे तो वो प्रॉपर पूरा ट्रैवल करके जाओगे भाई साहब. यहाँ से पूरा ट्रैवल करके यहाँ से फिर पूरा यहाँ पहुंचोगे. इतना ट्रैवल करोगे आप. और अगर वर्म होल क्रिएट हो गए तो वर्म होल के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाना बहुत इजी हो जाएगा. मतलब यूं पहुंच जाओगे, चुटकियां बजाते ऐसे. तो एक्चुअल में हम लोग बोलते हैं कि वर्म होल्स आर द गेटवेज टू सम अदर गैलेक्सीज एज वेल, या फिर टू अदर यूनिवर्स एज वेल. कुछ भी हो सकता है ना. अभी तक हम लोग तो यूनिवर्स को ही जानते हैं, मल्टीवर्स का भी कॉन्सेप्ट आ सकता है. तो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में कनेक्ट करने के लिए वर्म होल्स. लेकिन ये सारी चीजें क्या है? थ्योरेटिकल. तो वर्म होल्स अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि दे आर द हाइपोथेटिकल पैसेज इन स्पेस टाइम. क्या है भाई साहब ये सब? दीस आर द हाइपोथेटिकल पैसेज इन स्पेस टाइम, है ना. वर्म होल्स भी अपना लगभग समझ में आ गया है. अब इसके बाद एक हम लोग पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है आपका टाइडल डिसरप्शन इवेंट. टाइडल डिसरप्शन इवेंट देखते हैं, इसको भी लिख लेते हैं हम. टाइडल डिसरप्शन इवेंट, इसको हम लोग बोलते हैं TDE. टाइडल डिसरप्शन इवेंट क्या है? ये टाइडल डिसरप्शन इवेंट बहुत ही सिंपल, मैं आपको समझाता हूं. मान लो कि हमारे पास एक कहीं पर ब्लैक होल है ना. व्हाट इज दिस ब्लैक होल? हो सकता है आपको दिख रहा हो कि नहीं दिख रहा हो. ये काले रंग का दिख रहा है क्या? वो नहीं दिख रहा.
मान लो कि ये हमारे लिए क्या है, एक ब्लैक होल है। ये जो ब्लैक होल है, अगर मान लो कि इसके आसपास से कोई भी एक स्टार गुजरने की कोशिश करता है ना, स्टार जो है वो गुजरने की कोशिश करता है इस डायरेक्शन, तो इस ब्लैक होल की ग्रेविटी से क्या होता है, इसके अंदर जैसे कि हम लोग को पता है कि टाइड्स क्यों आते हैं, टाइड्स अर्थ पर इसलिए आते हैं कि मून का ग्रेविटेशनल पुल उन पानी के लेवल को ऊपर उठा देता है, ये तो हम लोग देखते हैं। लेकिन भाई साहब यहाँ पर ब्लैक होल जो है वो कोई मामूली मून नहीं है, वो इस स्टार का पता नहीं कितना ज्यादा बाप तो छोड़ो, है ना, तो ये इतना बड़ा मासिव है ना, ये क्या करता है, स्क्वीज आउट कर देता है भाई साहब, इसकी चिपन्नी बना देता है एकदम, और इसको खींच लेता है, बस्ट हो जाता है पूरा स्टार एट द मोमेंट, जैसे ये खींचता है, तो ये क्या कहलाता है, टाइडल डिसरप्शन इवेंट। टाइडल डिसरप्शन इवेंट मतलब क्या है कि ये स्टार जो है इस ब्लैक होल के चपेट में आके भाई साहब वो निकल गया भाई साहब उसको पूरा, और जिस हिसाब से खिंचता हुआ चला है ना, वो टाइडल नेचर का था, लेकिन उससे पूरा पूरा स्टार बस्ट आउट हो गया। इसी को हम लोग क्या मान देते हैं, टाइडल डिसरप्शन इवेंट। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं यार, यहाँ पर आ जाऊं और यहाँ पर लिख देता हूं टाइडल डिसरप्शन इवेंट। टाइडल डिसरप्शन इवेंट, ये देख सकते हो आप लोग, जिसमें कि एक ब्लैक होल जो है ये देखो पूरे स्टार के इस मटेरियल को ही खा जा रहा है ना, इसी को हम लोग बोलेंगे। और कोई देखते हैं दूसरा अगर हो तो, ये देखो भाई साहब, ये तो अल्टीमेट दिखा, ये क्या था, ये देख लो आप लोग, ये किस हिसाब से यहाँ पर नहीं ब्लैक होल था, और ब्लैक होल कैसे जब उसे एक स्टार पास हुआ तो कैसे ही देख लो एकदम भाई साहब फट गया समझ लो ये पूरा स्टार, और धुआं धुआं हो गया। तो इसी को हम लोग क्या नाम बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं टीडीई, टाइडल डिसरप्शन इवेंट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, है ना। चलो इसको भी ले चलते हैं अपने साथ, बस यार ये सारी यादें अपने साथ रखना है ना। कौन सी पिक्चर नहीं, जब ये ऐसे आ रहा है, ये वाली देखते हैं, आपको समझ आएगा कि हाँ भैया स्टार जो है वो निकलते जा रहा है। यहाँ पर हम बात कर सकते हैं लेकिन तो निकल, ये देखो अब इसमें क्या लिखेंगे, इसको हम एक ऐसा हम लोग अपने कॉस्मिक फिनोमेना के बारे में बता सकते हैं। दिस इज अ एस्ट्रोफिजिकल फिनोमेना, लिखता हूं एन एस्ट्रोफिजिकल फिनोमेना वेयर अ सुपरमासिव ब्लैक होल consumes the passing star, है ना। बस इतना ही समझ लोगे तो भी बहुत हो जाएगा। इसके बाद एक आखिरी जो हमें पढ़ना है वो है हमारा जेमिनिड्स मीटियर शावर। इसमें देखो कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जेमिनी मीटियर शावर जो है, जेमिनिड मीटियर शावर, ये बेसिकली एक ऐसा टर्म है जहां पर हम लोग देखते हैं कि एक ना सेलेस्टियल इवेंट जिसको कि बहुत सारे मीटियर्स इकट्ठा अर्थ पर आने लगते हैं दिसंबर के आसपास में, दिखता है 13-14 दिसंबर के आसपास में, और इसमें ना एक एस्टेरॉइड है जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथन। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो पाइथन, पाइथन एस्टेरॉइड, ये देखो, ये जो आपको इतना सारा एस्टेरॉइड दिख रहा है ना, ये 17 दिसंबर को टाइम भी लिखा हुआ है, तो ये 3200 पाइथन जो है, ये बेसिकली ये सारे के सारे दिसंबर के टाइम पर हमारे अर्थ के आसपास से गुजरते हैं और खूब सारा मीटियर शावर लगे जाते हैं। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्या, जेमिनिड मीटियर शावर, एनुअल सेलेस्टियल इवेंट है। इसको ले चलते हैं अपने साथ, ओ होगा पेज पर आ गया, तो एक नया इवेंट लिखना था, लिख देता हूं पहले। ये हमारे लिए क्या है, ये है आपका जेमिनिड मीटियर शावर। मीटियर मतलब क्या, एक मीटियर तो पढ़ चुके हो ना, अरे वही मीटियर समझ लो अर्थ पर आने लगते हैं और वो ऐसे जलने लगते हैं, वो फोटो भी बना के दिखाई थी मैंने, तो वही जलने का एक एनुअल इवेंट है, हम बोल सकते हैं कि दिस इज एन एनुअल सेलेस्टियल इवेंट। व्हाट इज दिस, दिस इज एन एनुअल सेलेस्टियल इवेंट। कब होता है ये मिड दिसंबर में देखा जा सकता है। यहाँ पर ये जो जेमिनिड है, जेमिनिड वहां से लगभग हम बोल सकते हैं कि एस्टेरॉइड जो 3200 पाइथन है, वहां पर ये सारे के सारे एस्टेरॉइड के डेब्रिस हमारे पास आने लगते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हो गया, यहाँ पर एक 3200 यहाँ पर जो आपका एस्टेरॉइड था क्या था, ये पाइथन एस्टेरॉइड, है ना। 3200 पाइथन एस्टेरॉइड, ये नाम है 3200 पाइथन, है ना। ये जो एस्टेरॉइड है ये सारे के सारे मीटियर के फॉर्म में हमें दिखते हैं। बस इतना ही है, अब इसको आप बस यहाँ पर एक इमेज लेके देख लो, इतना कुछ खास इवेंट है नहीं, है ना। एग्जाम में इतना कुछ डिटेल में कभी आता नहीं है, तो बस पासिंग रेफरेंस में कुछ चीजें पता होनी चाहिए, दैट्स इट। चलो यहाँ पर आपके करंट इवेंट तो सारे खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा अब यहाँ पर आपका आ जाता है फील्ड ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। फील्ड ऑफ पार्टिकल फिजिक्स जो अभी तक हम लोग समझ नहीं पाए थे, उसको एक बार मैं आपको क्विकली समझा लेता हूँ फिर से। जो हम लोग अभी जब सोलर सिस्टम का पढ़ रहे थे तो वहां पर हम लोगों ने कितनी बार लिखा था ना कि कभी हम लोग बोसॉन्स को उठा ले आ रहे हैं, कभी कुछ और उठा ले आ रहे हैं, वो सबको समझते हैं। यहाँ पर डिफाइन करते हैं इसी को, हम लोग लिखते हैं स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। अगला टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, वो है स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स ये क्या कहता है, ये एक्चुअली हमारे फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स की तरफ इशारा करता है। आप बोलोगे सही क्या बोल के निकल गए, समझ में नहीं आया हमें। देखो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था बेटा, जब मैं बड़ा छोटा सा था तो उस टाइम पर मेरे टीचर ने बताया कि यार तुमको पता है, यार नहीं बोला होगा ऑफ कोर्स उन्होंने, बेटा बोला होगा उस टाइम पर, बेटा तुमको पता है ये जो तुम अभी पेंसिल से लिख रहे हो इसके अंदर छोटे छोटे एटम्स हैं, एटम्स हैं, छोटे छोटे एटम्स। कैसे, वो तुमको नहीं दिखेगा, ये जिस चेयर पर बैठे हो इसके अंदर भी छोटे छोटे एटम्स हैं, तुम भी छोटे छोटे एटम्स से बने हो, ब्रह्मांड इतना सब कुछ सब एटम का ही बना है। हमने कहा भाई साहब ये क्या नई बात चली, बवाली है भाई साहब, पूरा मैं क्या सबको बता रहा हूं, आपको पता है ये किसका बना है, एटम का बना है, ये किसका बना है, एटम का बना है, एटम चल रहा है। उस टाइम तो छोटा समझ नहीं आया, थोड़ा और बड़ा हुआ, टीचर ने समझाया कि बेटा ये देखो ये किसका बना है, मैंने यस एटम, एटम का बना है, एटम का। बोले अरे यार एटम का नहीं बना बेटा, एटम किससे बना है ये बताओ। मैं एटम, एटम किससे बना है, मतलब एटम से भी छोटे पार्टिकल होते हैं। बोले यस होते हैं। एटम के अंदर उन्होंने बताया ये देखो ये न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर तुमको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलेंगे और इसके चारों तरफ क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन नाचते हुए मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन नाचते हुए मिलेंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स नाच रहे हैं इसमें। मैं कहा ओ भाई साहब अगर तुम्हें एटम को समझता है तो और इंटरेस्टिंग बता दी, एटम के अंदर भी एक्चुअली न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओ आई सी, मजा ही आ गया जान के। फिर मैं सबको बताया, फिर ग्रेजुएशन में पहुंचा, ग्रेजुएशन में पहुंचने के बाद टीचर ने बताया बेटा तुमको पता है कि ये सारी चीजें किससे मिलकर बनती है, सर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलग नंबर से एटम बनाते हो, एटम से मिलकर ये पूरा बना हुआ है। बेटा मैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं भाई, अभी भी और छोटा है कोई। तो उन्होंने बोला यस ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे मिलकर बने हैं। मैं दिमाग घूम गया भाई साहब, अब ये भी किसी से मिलकर बने क्या। तो फिर उन्होंने बताया यस, उसको हम लोग बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या बोलते हैं भाई, सब एटॉमिक पार्टिकल।
अब फ्यूचर में कभी कोई मुझे और मिलेगा और ये तो नहीं बताएगा फिलहाल कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी किसी से मिलकर बनते हैं। अभी तक का फिजिक्स जो पूरा साइंस फुल्ली डेवलप जो भी है आज की डेट में वो यही है बेटा कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर द मोस्ट फंडामेंटल यूनिट। तो इसीलिए हम लोग जो स्टैंडर्ड मॉडल बोलते हैं इन पार्टिकल फिजिक्स का उसको हम लोग फंडामेंटल मॉडल या फंडामेंटल पार्टिकल्स भी बोलते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स मतलब क्या? जिससे कि हर एक चीज मिलकर बनती है। तो इस स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स में ये बात समझाई गई कि देखो क्या चीज है कि सभी के सभी जितनी भी चीजें इस ब्रह्मांड में मिलती हैं इन सबके पीछे कोई ना कोई पार्टिकल का एक योगदान होता है। बात समझ में आई? और चूंकि ये पार्टिकल इतने सारे ब्रह्मांड में मौजूद थे उसके लिए उनको क्लासिफाई करके पढ़ना बड़ा जरूरी हो गया। अदरवाइज हम इतने सारे पार्टिकल्स को कहां घूमते फिरते कहां ढूंढते फिरते। तो फिर इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने क्या बनाया, एक मॉडल डिराइव किया और उस मॉडल में हम लोगों ने इस पूरे के पूरे पार्टिकल्स को दो भागों में डिवाइड करके देखा। दो भागों में डिवाइड करके देखा। ये कौन कौन से भाग थे यार? हमने बोला कि देखो एक भाग ऐसा है जो कि आपको मैटर प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड मैटर। ठीक, इसको हम लोगों ने नाम दिया फर्मियॉन्स। याद आएगा? और दूसरा एक ऐसा पार्टिकल जो कि हमें हर जगह पर फोर्स प्रोवाइड करेगा, फोर्स प्रोवाइड करेगा। यहां पर लिखा है कि प्रोवाइड फोर्स। इन सभी पार्टिकल्स को हम लोग कंबाइंडली एक नाम देते हैं, वो नाम है बोसॉन्स। ठीक, कितनी बात क्लियर हो गई? तो ये दोनों के दोनों क्या, बोसॉन्स भी पार्टिकल है, फर्मियॉन्स भी पार्टिकल है, कोई ना कोई पार्टिकल। अब ये ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है, इंटरनल सब टाइप्स की कुछ ना कुछ। तो हमने देखा कि देखो जो ये फर्मियॉन्स है बेसिकली ये दो टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से दो टाइप्स के? हमने देखा कि देखो या तो ये होंगे आपके लिए क्वार्क्स या तो ये आपके लिए होंगे इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि जो हमारे यहाँ पर ये फर्मियॉन्स हैं इनका भी सब क्लासिफिकेशन हो गया है क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच। अगर आपको इतने डिटेल में इस चीज को नहीं समझना है तो अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझो कि वैसे तो क्वार्क बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे कि अप, डाउन, टॉप, बॉटम। एक होता है इसका चार्म और एक और नाम था चार्म 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 सुंदर हो गया और दूसरा नाम मैं भूल गया, देख लेता हूँ एक बार मैं बस। स्टैंडर्ड मॉडल, स्टैंडर्ड मॉडल, स्टैंडर्ड मॉडल, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। स्ट्रेंज, यस क्या लगा स्ट्रेंज होता है वो। तो इसको भी थोड़ी देर बाद लेके आऊंगा आपके लिए आगे। ये ओ ये तो क्लियर नहीं है, कोई दूसरी इमेज लाते हैं। ये सही है, हाँ ये सही। इसको भी लेके आएंगे है ना। यहाँ पर था चार्म और ये स्ट्रेंज। तो ये सारे क्वार्क्स के टाइप इतना कुछ रटना नहीं है आपको, मैं पहले बता देता हूँ। ये सब आपको कुछ भी रटना नहीं है, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए बस। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। क्वार्क्स के लिए बस आप इतना समझो कि जो इसके एग्जांपल्स के नाम पर आप देखोगे तो आप देखो प्रोटॉन्स का एग्जांपल। प्रोटॉन्स को जानते ही हो यार, है ना, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। तो जो प्रोटॉन है ये बेसिकली इसके दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना है। मतलब कि एक प्रोटॉन में दो अप क्वार्क है और एक डाउन क्वार्क है। सिमिलरली अगर आप न्यूट्रॉन्स की बात करो, किसकी बात करो, न्यूट्रॉन्स की बात करोगे तो वहां पर दो डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क मिलकर बना है। बहुत सिंपल सा बताऊंगा आपको। इसी तरीके से अलग अलग क्वार्क्स के कॉम्बिनेशन से अलग अलग पार्टिकल्स बनते हैं। क्योंकि हम लोग प्रोटॉन न्यूट्रॉन से फैमिलियर थे तो मैंने बता दिया कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन किससे मिलकर बने, आप लोग क्वार्क से मिलकर बने हैं। बहुत ही सिंपल। सिमिलरली जब आप इलेक्ट्रॉन की बात करते हो तो यहाँ पर भी कुछ एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। जैसे कि इसके भी फर्दर कई सारे टाइप्स हैं, 6 टाइप्स हैं, है ना। अब वो कौन कौन से 6 टाइप्स हैं उनको आप ऐसे लिख सकते हो। सबसे पहले आपका इलेक्ट्रॉन, दूसरा जो आपका टाइप है वो है आपका टाउ, तीसरा जो टाइप है उसका नाम है मुऑन। अब ये सब याद नहीं करना है। जो इनका चौथा टाइप है, चौथा टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। इलेक्ट्रॉन वो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। इसका जो दूसरा टाइप है और पांचवा टाइप उसका नाम है टाउ न्यूट्रिनो। अरे कुछ करना नहीं है, बस 3 रखना है, उसके बाद सब क्या न्यूट्रिनो न्यूट्रिनो लगा देना है। फिर क्या है, मुऑन, न्यूट्रिनो। और भी होते हैं बट हाँ मोस्टली यही सारी चीजें। अब यहाँ पर आपको एग्जांपल के तौर पर ये समझ आएगा भाई साहब इलेक्ट्रॉन है वो किससे बने हैं, इलेक्ट्रॉन से बने हुए हैं। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसका थोड़ा रंग अलग कर देते हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। इसको देखना को येलो येलो डर्टी कलर कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एग्जांपल कोई पूछे तो आप किसका दे सकते हो, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम, सारे पार्टिकल्स आपको पता है एटम बनाते हैं सब मिलके। तो डेफिनेटली नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो है ये मैटर प्रोवाइड करने वाला है, फर्मियॉन्स। ये सारे ये जो आपके प्रोटॉन किसके एग्जांपल है, फर्मियॉन्स के एग्जांपल है। न्यूट्रॉन किसके एग्जांपल है, फर्मियॉन्स का एग्जांपल है। इलेक्ट्रॉन किसका एग्जांपल है, फर्मियॉन का एग्जांपल है। प्रोटॉन किससे बना है, क्वार्क से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन किससे बना है, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। तो यही सारी चीजें आपको इतनी ही पता होंगी। अब इसके बाद हम आते हैं जो कि फोर्स प्रोवाइड करते हैं। फोर्स प्रोवाइड करने के लिए वी वुड स्टार्ट विद द स्ट्रांगेस्ट, उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सबसे पहला जो इसका पार्टिकल है उसको नाम देते हैं हम लोग ग्लूऑन। ग्लूऑन जो है ये आपके लिए स्ट्रांगेस्ट, स्ट्रांगेस्ट। और ये स्ट्रांगेस्ट क्या है, यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को न्यूक्लियस में रखने वाला था, ये यही है स्ट्रांगेस्ट फोर्स, स्ट्रांगेस्ट न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रांगेस्ट न्यूक्लियर फोर्स। मतलब ये न्यूक्लियर फोर्स ही है इस पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे ज्यादा फोर्स अप्लाई करता है। और इस फोर्स को अप्लाई करने के लिए जो पार्टिकल रिस्पांसिबल है उसका नाम है ग्लूऑन। ये बात समझ में आ गई। सिमिलरली दूसरा पार्टिकल देते हैं यार, इसको लेते हैं प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स जानते हो है ना, प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स जो है वो रिस्पांसिबल है आपके लिए इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्सेस। ये भी पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, चुंबक से कोई चीज पहुंच जाती है, बिजली के तार से कुछ पहुंच जाता है या फिर झटका दे देता है, वो सारे फोर्सेस के लिए कौन रिस्पांसिबल है, प्रोटॉन्स रिस्पांसिबल है। इसके बाद आते हैं आपके पास डब्ल्यू बोसॉन्स और एक आता है आपका जेड बोसॉन्स। इन सबका रिलेशन अगर आपको समझना है तो दे आर द वीक फोर्सेस। वीक फोर्सेस हम इनको रिलेट कर सकते हैं किससे, बीटा डीके से। आप लोग रेडियो एक्टिव मटेरियल को जानते होंगे। रेडियो एक्टिव मटेरियल कुछ साल बाद अपनी मतलब थोड़े थोड़े टाइम के बाद अपनी रेडियो एक्टिविटी लूज करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा डीके बोलते हैं। तो उनके अंदर का ये जो फोर्स बाहर निकलता है, एनर्जी बाहर निकलती जा रही है, उसके पीछे कौन रिस्पांसिबल है, ये डब्ल्यू बोसॉन, जेड बोसॉन, ये सब रिस्पांसिबल है। इसके अलावा एक और हिस्सा है, एक और हिस्सा है जिसको कि अभी तक हम लोग पकड़ नहीं पाए हैं, है ना, जिसको कि हम लोग पकड़ नहीं पाए हैं, वो हाइपोथेटिकल हमारी थ्योरी में है और उसका नाम है क्या, ग्रेविटॉन। ग्रेविटॉन जो है जब मिलेगा तब समझ जाएंगे, इसको भी आत्मा का जैसा बना देते हैं कि अभी ये मिला नहीं है। ये ग्रेविटॉन जो है ये हमारे लिए ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए रिस्पांसिबल होगा। हमें ये तो पता ही है कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ना। तो यही हमारे 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं जो हम लोग बोल रहे हैं सिमेट्रॉन मिलेगा कभी भविष्य में, तो 5वां फोर्स कहलाएगा। यही 4 ही फोर्स है, मतलब इसको एक कंसीडर करना, 1 2 3 4। ग्रेविटॉन तो वैसे भी मिला भी नहीं है, तो हम लोग देख सकते हैं कि यार देखो डब्ल्यू जेड बोसॉन, फोटॉन्स, ग्लूऑन, ग्रेविटॉन्स, ये सारी चीजें अभी तक हम लोग को पकड़ में, मतलब ये तो पकड़ में आ गया, ये वाला भी पकड़ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे के सारे जितने भी अभी तक हम लोगों ने पढ़े, दे ऑल कैन बी कंसीडर्ड अंडर अ सिंगल हेडिंग ऑफ स्केलर बोसॉन। अरे स्केलर और वेक्टर पढ़ते हो ना, वही वाला समझ लो। अभी मैं इसकी ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूं। ये सबके सब स्केलर बोसॉन हैं। इन सबके अलावा एक वेक्टर बोसॉन भी हमें मिलता है और वो है गॉड पार्टिकल। भगवान है भाई, भगवान है ना। इसको थोड़ा छोटा करके साइड में कर दें, ये तो सिर्फ समझने के लिए मैं आपको बनाया था।
क्योंकि इससे आप लोग काफी चीजें अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। तो ये पता देते हैं, उसे रखो। अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, इसी का बोसॉन्स का एक और हिस्सा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं हिग्स बोसॉन्स। अच्छा बात बताओ, ये बोसॉन्स नाम आया कहां से यार? किसी को जानते हो, किसी बोस को जानते हो जो कि इस बोसॉन के लिए रिस्पांसिबल है? जरा कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, किसके नाम पर ये बोसॉन्स पड़ा है? ये इंडियन साइंटिस्ट हैं, समझ रहे हो कितना बड़ा ये पूरा पार्टिकल फिजिक्स का जो फंडामेंटल पार्टिकल फिजिक्स है, इसका जो नाम है भाई साहब, फोर्स प्रोवाइडर का सारा पार्टिकल उनके नाम पर पड़ गया। कितनी बड़ी हस्ती है वो, हमें पता ही नहीं है। हिग्स बोसॉन जो है वो क्या करता है? सारा फोर्स को ब्रह्मांड में इतना सब हमने देख लिया, तो हमने यहाँ पर इस बात को समझना कि एक्चुअल में ये जितने भी आप क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये सारी चीजें आप देख रहे हो, इन सबके पास क्या कोई मास है? मास बोले तो क्या इनका कोई भार है? तो हम लोग हाँ यार मास का मतलब है कि होगा यार, कुछ तो होगा। लेकिन जब भी हम इस पूरे क्वार्क के अप क्वार्क डाउन क्वार्क इन सब के हिसाब से चार्ज होगा इनका, कुछ इनका मास होगा, जब भी हम इनके मास एक्चुअल मास में फाइंड आउट कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब मासेस को हम लोग रिप्लेस करते थे इनके इक्वेशंस में, वो आंसर हर बार बता है। जैसे ही इनका मास 0 रख दें, आंसर सही आ जाए। तो साइंटिस्ट का दिमाग चकरा गया भाई साहब, यार ऐसा क्या है कि जब भी हम इनके मासेस को, इनका एक्चुअल मासेस लिखते हैं, जो हमें फाइंड आउट होता है रीडिंग में, तो वो इक्वेशन बताती है और इन सबका मास एक्चुअल में 0 करते हैं तो आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। तो ऐसा क्या चीज है? तो उन्होंने हाइपोथेटिकल, उस टाइम पर 1960s की बात है, 1960s में पहली बार एक नए पार्टिकल का ऐसा ही अनुमान लगाया गया। साइंटिस्ट ने सोचा ऐसा कि हाँ एक ना, फिर हम लोग एक और बोसॉन पार्टिकल को नाम देते हैं, उसका नाम है हिग्स बोसॉन। और ये हिग्स बोसॉन बेटा क्या करेगा? हिग्स फील्ड जनरेट करेगा। ये क्या करेगा? हिग्स फील्ड जनरेट करेगा। इस हिग्स फील्ड के आघोष में आने से क्या होगा? इस हिग्स फील्ड के आघोष में अगर कोई भी पार्टिकल इस हिग्स फील्ड में आता है तो ही वो अपना मास पाएगा। मतलब हिग्स बोसॉन क्या है? ये और कुछ नहीं बल्कि मास प्रोवाइडर है ना? अगर मैं यूं बोलूं कि मेरे पास ये एक मेरा वॉलेट है और ये मेरा एक क्या है, पेन है, इन दोनों के भार से अगर मैं देखो यार ये थोड़ा भारी लग रहा है, क्योंकि इसमें मैंने चिल्लर भरे हैं भाई, नोट नहीं है, टेंशन मत लो। तो ये जो चिल्लर भरा हुआ पर्स है मेरा, ये भारी है, वॉलेट मेरा भारी है, इसका मतलब है कि ये अपना मास ज्यादा पा रहा है। इसको मास कौन दे रहा है? इसको मास दे रहा है हिग्स बोसॉन। इसकी फील्ड में है, ये हिग्स बोसॉन की फील्ड में है, ये ज्यादा भारी इसलिए है क्योंकि हिग्स बोसॉन की फील्ड से ज्यादा इंटरेक्ट कर रहा है। ये पेन जो है, ये छोटू सा पेन, ये कम भारी है। क्यों कम भारी है भाई साहब? क्योंकि ये हिग्स फील्ड से कम इंटरेक्ट कर रहा है। दिस इज द रीजन व्हाई हिग्स बोसॉन आर नोन एज गॉड पार्टिकल। वैसे देखो इनका कोई भगवान से रिलेशन नहीं है, एक पर्सन थे, उन्होंने अपनी किताब लिख रहे थे, उनकी किताब का टाइटल एक्चुअल में था गॉड पार्टिकल, और उसमें उन्होंने हिग्स बोसॉन के बारे में काफी सारी चीजें लिखी थी। वहां से रिपोर्टर वगैरह मिलकर मीडिया में उसको गॉड पार्टिकल कहने लगे। ऐसा कोई ऑफिशियल नाम नहीं है इसका गॉड पार्टिकल, नहीं भगवान से कोई रिश्ता नाता है इनका। तो हिग्स बोसॉन को हम लोग गॉड पार्टिकल ऐसे ही मजे मजे बुलाते हैं बस, और कुछ नहीं। तो हिग्स बोसॉन क्या करता है? इन सबको जितने पार्टिकल्स देख रहे हो, इन सबके पास कुछ ना कुछ मास है, इन सभी पार्टिकल्स के पास कुछ ना कुछ मास है, तो उसमें से ये क्या कर रहा है? हिग्स बोसॉन ही दे रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि क्या सभी पार्टिकल के पास मास है। इसमें से हम लोग देखते हैं कि कुछ पार्टिकल्स के पास एक्सेप्शनली ज्यादा मास और कुछ पार्टिकल्स के पास एक्सेप्शनली कम मास है या मास ही नहीं है। तो उसको डिफाइन करने के लिए अब मैं आपके सामने यही वाला जो टेबल हमने देखा था वो मैं उठा के ले आता हूं, इसमें सब कुछ आपको बहुत अच्छे तरीके से दिख जाएगा। अब इस टेबल के हिसाब से अगर आप लोग देखोगे तो आपको सबसे पहले नंबर पर जो चीज दिख रही है वो क्या है? मास। फिर दिख रहा है चार्ज, फिर दिख रहा है स्पिन। ये सब इनके क्वांटम स्टेट्स हैं, आपको इतने डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इतना समझना है कि अगर देखो चार्ज को देखें, प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? +1 होता है ना। देखो क्या बोला मैंने, प्रोटॉन का चार्ज जो होता है, प्रोटॉन का चार्ज जो होता है वो +1 होता है। कैसे आता है? ये किससे मिलकर बना है? 2 अपवार्क से और 1 डाउनवार्क से। ये तो पढ़ा था हम लोगों ने भी। तो 2 अपवार्क, अपवार्क भाई ये रहा अपवार्क, अपवार्क का चार्ज कितना है? 2/3 प्लस में, तो हम लिखते हैं कि 2 * 2/3 प्लस 1 डाउनवार्क, डाउनवार्क का ये रहा, डाउनवार्क का चार्ज कितना है? -1/3 प्लस -1/3 है ना। तो ये कितना हो गया? 4/3 प्लस और माइनस माइनस 1/3 कितना हो गया? 3/3 कितना हो गया? 1 हो गया। आ गया ना +1। तो प्रोटॉन का +1 चार्ज कैसे आ गया भाई साहब? ये क्योंकि 2 अपवार्क और 1 डाउनवार्क से मिलकर बना। और यहाँ पर जरा इनके मासेस को देखो, मास एक्चुअल में कैसे फाइंड आउट हुआ ये भी मैं बता देता हूँ कि हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था। अरे यार फॉर्मूला क्या देखा था? E = mc²। तो यहाँ पर m फाइंड करना है, तो m क्या हो जाएगा? m = E/c² हो जाएगा। तो आप देखो ये एक्चुअल में इनकी एनर्जी अपॉन c²। तब यहाँ भी दिख रहा है GeV MeV है ना। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनकी एनर्जी है और अपॉन c² लिखा हुआ है, जिससे कि उनका मास हम लोग ड्राइव कर रहे हैं। तो अब देखो अब यहाँ पर कुछ चीजों का ना एक्सेप्शनली ज्यादा मास, एक्सेप्शनली ज्यादा मास। जैसे कि आप यूं देखो, इसका 2.3 मेगा, 4.8 मेगा, 98.5 मेगा, 1.2 गीगा, चलो ये गीगा में आ गया भाई, बड़ा हो गया। 4.8 गीगा, इससे बड़ा हो गया। इसका देखो भाई साहब 173 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुछ ज्यादा ही एक्सेप्शनली ज्यादा हो गया है ना। और इतना आपको कहीं पर नहीं दिखेगा, कहीं पर नहीं दिखेगा। ये हिग्स बोसॉन जो है इसका भी कितना है? 126 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी बहुत ज्यादा मासिव है, बहुत ज्यादा मास। लेकिन ऐसा एक्चुअल में क्या हो रहा है? क्योंकि टॉप क्वार्क जो है वो हिग्स बोसॉन से ज्यादा मास ले रहा है, उससे ही फील्ड में इंटरेक्ट करके। ऐसा कौन सा इंटरेक्शन है अभी पता नहीं चला, पढ़ रहे हैं हम लोग इसके पीछे। हमारे पूरे ब्रह्मांड में इनका योगदान कितना है? क्या टॉप का ये टॉप क्वार्क जो है ये ज्यादा है क्या, जिसकी वजह से हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे ब्रह्मांड में वो जो डार्क मैटर की बात कर रहे थे जो हम लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो वो क्या यही भरा हुआ है क्या जो हम लोग को दिख नहीं रहा है फिलहाल के लिए? ये सारी मिस्ट्रीज अभी हमारे साथ में लगी हुई है। अब यहाँ पर कुछ चीजों को जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपका जो ग्लूऑन है ये आपका मासलेस और चार्जलेस है, आपका जो प्रोटॉन है ये आपका मासलेस है और चार्जलेस है, और जो आपका जेड बोसॉन है, जेड बोसॉन, ये डब्ल्यू बोसॉन नहीं, जेड बोसॉन आपका चार्जलेस है। सिमिलरली अब यहाँ पर भी कुछ चीजों को देख लो, आपके जितने भी न्यूट्रिनोज हैं दे आर ऑल द न्यूट्रिनोज आर चार्जलेस। इसीलिए न्यूट्रिनो को पकड़ पाना किसी आम बात नहीं है ना। इनको इनके पीछे पता नहीं कितने मुल्कों के साइंटिस्ट लगे हुए हैं, लेकिन इनको पकड़ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन जैसा है, लेकिन पकड़ने में तो आएंगे किसी न किसी दिन ये लोग। फिलहाल के लिए बाकी सबके पास आप देखोगे थोड़े से चार्जेस मौजूद हैं। तो जो चार्जेस होते हैं ना उनके साथ दिक्कत क्या है यार, ज्यादा करके हम लोग हर एक चीज को कैसे पकड़ते हैं? उनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के थ्रू है ना। प्रोटॉन से उनको प्रोटॉन से लड़वा देते हैं, न्यूट्रॉन से लड़वा देते हैं, और जैसा बिग बैंग थ्योरी के टाइम पर हुआ था वैसा ही कुछ इवेंट क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। तो इससे ये सारे पार्टिकल्स हमारी खोज में आ गए। लेकिन धीरे धीरे और आएंगे। तो व्हाट वी वुड बी स्टडीइंग फर्दर इज मोर अबाउट न्यूट्रिनोस। तो हम लोगों ने हिग्स बोसॉन वगैरह सब तो पढ़ लिया। अब यहाँ पर जरा हम लोग न्यूट्रिनोस के बारे में भी पढ़ लेते हैं है ना। न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो जैसे कि हम लोग बोल रहे थे, हम लोग क्या बोल रहे थे भाई, ये देखो हम लोग क्या बोल रहे थे, हिग्स बोसॉन को एक नया नाम दिया था हम लोगों ने। क्या नाम दिया था? हमने बोला था भैया यही है द गॉड पार्टिकल। सिमिलरली जो हमारे न्यूट्रिनोज हैं, ये न्यूट्रिनो इसका चार्जलेस है। ये सारे न्यूट्रिनोज क्या होते हैं? चार्जलेस होते हैं। इनको हम लोग बुलाते हैं भाई साहब द घोस्ट पार्टिकल्स। भूत हैं ये सब, घोस्ट पार्टिकल्स। क्यों घोस्ट बुलाते हैं? मिलते ही नहीं है, चार्जलेस है ना, पकड़ में नहीं आते हैं ये लोग, इसीलिए इनको हम लोग भूत जैसा मानते हैं। भूत हम लोग कहां दिखाई देता है? वैसे हम लोग ये भी नहीं दिखाते, ये भी भूत है, ये घोस्ट पार्टिकल। जितने न्यूट्रिनोज हैं ये क्या है? घोस्ट पार्टिकल कहलाते हैं। तो न्यूट्रिनोज आर जनरली टर्म्ड एज द घोस्ट पार्टिकल बिकॉज़ दे आर चार्जलेस। और यहां पर अगर आप जरा मासेस के ऊपर ध्यान दोगे तो देखो जरा कितना बोल रहा है,
0.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर, उससे भी कम होगा। 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा छोड़ो भाई साहब, सीधे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर आ गया। ये बोल रहे हैं 15.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चलो ये तो थोड़ा सा मिल सकता है, लेकिन उससे भी कम। आपकी जगह पर जब भी आप देखोगे तो आपको काफी भारी भारी चीजें दिखेंगी, है ना? तो इसकी वजह से इनका मासेस जो है ना, मास भी अप्रॉक्सिमेटली नेग्लिजिबल है। जब मास भी अप्रॉक्सिमेटली नेग्लिजिबल है तो ना ये मास के जरिए पाए जाते हैं, ना ग्रेविटी इनपर असर कर पाती है, ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इनपर असर कर पाता है, तो पकड़े कैसे इनको, यही बड़ी दिक्कत आ जाती है। इसीलिए इनको हम लोग क्या बुलाते हैं, घोस्ट पार्टिकल बुला देते हैं। आई होप कि ये वाली बात आपके मन में क्लियर हो गई होगी। अब एक्चुअल में क्या है कि इन सब चीजों को पढ़ने के लिए, ये जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हम लोगों ने समझे हैं, इन सब चीजों को पढ़ने के लिए एक्चुअल में बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल जोन्स बनाए गए हैं। जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है यूरोप में, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक रिसर्च है जिसको हम लोग बोलते हैं CERN, CERN, क्या बोलते हैं भाई, CERN, CERN। ये यूरोपियन एजेंसी का एक रिसर्च सेंटर है। CERN एक यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है न्यूक्लियर रिसर्च करने के लिए। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा और मोस्ट रेस्पेक्टेड सेंटर है भाई साहब, है ना? दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट रेस्पेक्टेड न्यूक्लियर रिसर्च लिखे, फंडामेंटल पार्टिकल रिसर्च सेंटर है। इसका फुल फॉर्म भाई साहब यूरोपियन लैंड क्या लिखा है वो मेरे को नहीं पढ़ने आता है, आप लोग पढ़ लेना, इसका फुल फॉर्म इतना आसान नहीं है। तो ये समझो, अब CERN को जरा मैं आपको दिखाता हूं ये क्या है। ये देखो, ये CERN एक्चुअल में ना, इसके अंदर एक तो जमीन के अंदर बनाते हैं ये लोग बहुत सारी चीजों, जमीन के अंदर इतना कॉम्प्लेक्स डायग्राम से हम लोग यहाँ पर किसी न किसी प्रोटॉन को किसी दूसरे पार्टिकल से लाइट की स्पीड से टकराते हैं, और टकराने के बाद जो उनसे छुटके छुटके इससे निकलते हैं ना, ये क्वार्क इलेक्ट्रॉन वगैरह, तब यहाँ पर फोटो कैप्चर करके उनके बारे में फिर स्टडी करते हैं। यही है CERN, यही ने इसी ने बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल पार्टिकल्स को खोजने की कोशिश की है ना? तो इसको भी आप लोग जानते रहो कि भाई साहब CERN जो है ये काम कैसे करता है। उसके पीछे बहुत ही खतरनाक सा एक मशीन है भाई साहब, ये देखो, जो कि मेरे और आपके समझ के परे है। तो इसलिए गलती से भी मुझसे मत पूछ लेना कि सर ये कैसे पकड़ते हैं ये लोग, ना यूपीएससी कभी पूछेगी, ना यूपीएससी के अंदर रहने वाले लोगों को भी पता चलेगा, ना आपसे कभी पूछेंगे, तो इसलिए इसका टेंशन मत लो। तो ये CERN के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए बस, है ना? 1954 में इसको बनाया गया था, और अभी के हिसाब से ये आपके जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये कहां पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 1954 में बनाया गया था, और इसके 23 मेंबर स्टेट्स हैं। अब लोग इंडिया है क्या? इंडिया भी है, ठीक है, तो इंडिया भी है। इसी तरीके से CERN का ही एक होता है जिसको हम लोग यहाँ पर देख रहे थे, वो है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। तो ये जो आप फोटो देखो बेटा, ये क्या है एक्चुअली में? अरे देखो, ये है इंसान, ये देखो छोटू इंसान को, ये इंसान, ये पहला मंजिला, दूसरा मंजिला, तीसरा मंजिला, चौथा मंजिला, जमीन के अंदर क्या मंजिला ऊपर दिख रही है आपको, है ना? यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं क्या? लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। ये वही एक्सपेरिमेंटल जोन है जहां पर हम लोगों ने ऐसे छोटे-छोटे पार्टिकल्स को खोजा है, ठीक है? लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड मॉडल पार्टिकल जिसको टेस्ट करना, नए पार्टिकल्स की खोज करना, नए फोर्स वाले पार्टिकल्स के बारे में पढ़ाई करना, ये सब इसका काम है, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर का काम, LHC बोलते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर इसी के जैसा कुछ और भी एक्सपेरिमेंट्स है, जैसे कि हम बोल सकते हैं, जैसे ये कहा था, ये यूरोपियन एजेंसी है ना? ये CERN जो है, दिस इज ऑफ यूरोपियन एजेंसी। इसी तरीके से देयर आर फ्यू अदर एजेंसीज एज वेल। ये तो यूरोपियन एजेंसी सबसे बड़ा वाला हो गया, और एक है जैसे बेली 2 एक्सपेरिमेंट। ये भी समझ लो एक ऐसा ही जोन है जहां पर हम लोग इसको देखते हैं कोलैबोरेशन, लगभग यहाँ पर 1000 साइंटिस्ट, 26 कंट्री से ज्यादा लोग मिलकर इसको बना रहे हैं। तो यहाँ पर मतलब समझ लो कि इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। तो एक्चुअल में ये भी एक प्रकार का सेम टू सेम एक्सपेरिमेंट है, और इस तरीके से एक आता है ब्रुक हेवन। ब्रुक हेवन जो है वो भी एक प्रकार का मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च फैसिलिटी है। सो मैं लिख देता हूं यहाँ पर ब्रुक हेवन। तो इन सबको भी आप बस नाम जानते हो, है ना, कि ये सब भी क्या करते हैं, हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स की खोज करने में ये सब भी मदद करते हैं। CERN, बेली 2 और ये आपके ब्रुक हेवन, ये सारे ऐसे ही। अब इसके बाद यहाँ पर हम कुछ और चीजों को पढ़ते हैं, जैसे कि हमारा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसको हम लोग फटाफट से पढ़ लेते हैं। ओके, बस आपका चैप्टर खत्म होने वाला है, एक आध दो टॉपिक और बचे हैं। हम लोग बोलते हैं क्या? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। किसने दिया भाई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को दिया है आपके महान साइंटिस्ट, आपके नहीं मेरे भी नहीं भाई, आइंस्टीन साहब ने। वो बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यहाँ दो पार्ट में। पहला पार्ट जो है वो बोलता है, एक आपका है स्टैंडर्ड, नहीं आपका है रिलेटिव थ्योरी, है ना? नहीं, क्या बोलते हैं उसको? जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और एक को बोलते हैं स्टैंडर्ड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है? तो इन दोनों को हम लोग समझते हैं, एक है आपका जनरल रिलेटिविटी और एक है आपका स्टैंडर्ड रिलेटिविटी। तो इन दोनों को एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला टॉपिक मैं आपके लिए लिखता हूं यहाँ पर, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को एक बार समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? यहाँ पर लिखता हूं। नहीं, पहले मैं लिखता हूं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? क्योंकि पहले आया था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो है ये आया था 1905 में। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था which theory defining the space time without considering gravity। तो इसके अंदर इन्होंने क्या डिफाइन किया? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर आइंस्टीन ने क्या डिफाइन किया? इन्होंने बोला ये देखो, जो टाइम है, टाइम इज नॉट अ कांस्टेंट टर्म, है ना? टाइम जो है वो रिलेटिव हो सकता है, टाइम जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से काम कर सकता है ना? तो इन्होंने कई सारे इसके पोस्टुलेट्स देना स्टार्ट किया कि आखिरकार आप इसको कैसे समझ सकते हो। तो ये आपके लिए पहला जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसका पहला जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट। यहां पर इन्होंने पहला जो पोस्टुलेट दिया, यहां पर मैं लिखता हूं इस पोस्टुलेट्स को। पहला था स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या? आप कितने भी स्पीड पे चल रहे हो, है ना? मैं एक स्पीड ऑफ लाइट को देख रहा हूं और मैं भागते हुए स्पीड ऑफ लाइट को देख रहा हूं, दोनों टाइम पर मेरे को स्पीड ऑफ लाइट वही दिखेगी। इस पूरे ब्रह्मांड में लाइट कहां पर भी कैसे भी ट्रैवल कर रही है, इनफैक्ट अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से भी आगे बढ़ रहे हो, आपके लिए भी स्पीड ऑफ लाइट वही रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप स्पीड ऑफ लाइट से तेज बढ़ रहे हो तो आपकी स्पीड ऑफ लाइट और आगे बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। एड ऑन नहीं होगी, स्पीड ऑफ लाइट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। भाई साहब कैसे भी कहीं से भी किसी भी ब्रह्मांड में चले जाओ, किसी कोने पे ले जाओ, वहां पर लाइट की स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और ये कितनी है ये मैंने आपको पहले भी एक बार थोड़ा सा दिखाया था, 299792458 मीटर पर सेकंड, व्हिच इज इक्विवेलेंट टू 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। इनका दूसरा पोस्टुलेट क्या था? स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट, तो समझ में आ गया। दूसरा कॉन्सेप्ट था वो था टाइम डायलेशन का।
टाइम डायलेशन, इसका मतलब समझाता हूं मैं आपको। मान लो कि सुरेश और रमेश दो बंदे जो हैं वो ट्विन्स हैं, सुरेश और रमेश एक साथ पैदा होते हैं। ये मैं एग्जांपल पहले दे दूंगा आप लोगों को। और ये दोनों को हम लोग ऐसा बताते हैं कि ये सिंपल सी बात है, टाइम डायलेशन का कांसेप्ट बताया है। तो टाइम डायलेशन का सिंपल सा कांसेप्ट ये कहता है कि टाइम सबके लिए सेम नहीं है ना। अगर कोई बहुत तेजी से स्पीड में नाच रहा होगा तो उसके लिए टाइम जो है वो धीमा बीतेगा। सिंपल सी बात है, टाइम डायलेशन का कांसेप्ट आप समझ सकते हो। हमारे जीपीएस सैटेलाइट्स होते हैं, जीपीएस सैटेलाइट जो आ रहे आपका जो ये गूगल मैप इस्तेमाल कर रहा है, जीपीएस है ना। आप जीपीएस नहीं इस्तेमाल कर रहे हो बेटा, आप गूगल मैप एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हो, स्विगी इस्तेमाल कर रहे हो, जोमैटो इस्तेमाल कर रहे हो। ये सारे स्विगी, जोमैटो और ये गूगल मैप, ये सब लोग जो है वो जीपीएस का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलहाल आप स्विगी, जोमैटो, अब इसमें स्विगी का एग्जांपल आया था कि अब तो वो चेंज भी कर रहा है, बट ठीक है, अभी के लिए फिलहाल इसे समझते हैं। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बोलते हैं। तो सैटेलाइट का कॉन्स्टेलेशन 24 सैटेलाइट का कॉन्स्टेलेशन है जो कि हमारे अर्थ के चारों तरफ तेजी से चक्कर लगा रहा है, ठीक है। अब इस चीज में जो हमारा सैटेलाइट है तो बहुत तेजी से हमेशा मोशन में है ना। और टाइम डायलेशन में यही बताया कि जो मोशन में रहेगा उसके लिए टाइम जो है वो अलग तरीके से बीतेगा और हमारे लिए टाइम अलग तरीके से बीतेगा। मतलब कि अगर सुरेश रमेश में से एक सुरेश जो है, सुरेश को भेज दो कुछ बहुत अच्छे खतरनाक स्पीड से स्पेस में ट्रैवल करा दो उसको, है ना। वो भाई साहब पूरे 20 साल तक ट्रैवल कर रहा है स्पीड से। जब वो आएगा आज पर वापस 20 साल के बाद, तो वी वुड फाइंड कि सुरेश रमेश की तुलना में ज्यादा यंग है, उसके लिए जो टाइम है ना वो कम बीता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टाइम डायलेशन बोलते हैं। मतलब कि जो भी स्पीड ज्यादा मेंटेन करेगा उसके लिए टाइम जो है वो कम बीतेगा। अब यहाँ पर दूसरा जो है वो पोस्टुलेट है इनके लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का। इनका कहना था कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रहा है, मतलब कि धीरे-धीरे वो क्या कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट से चलने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलने की कोशिश करेगा, तो उसका लेंथ जो है वो बिल्कुल से एकदम से कॉन्ट्रैक्ट होता चला जाएगा भाई, ना के बराबर हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट। और इसी से रिलेटेड जो चौथा कांस्टेंट था, चौथा पोस्टुलेट था, वो था मास इंक्रीमेंट का। कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने लाइट की स्पीड को अप्रोच करेगा तो भाई साहब उसका मास धीरे-धीरे करते-करते जिस टाइम वो मास को अप्रोच करता है, लाइट की स्पीड को अप्रोच कर रहा होगा, उसका मास उससे कई गुना ज्यादा हो चुका होगा। तो ये कुछ 3-4 पोस्टुलेट्स थे जो कि हमारे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में काम आ सकते हैं। अब इसी के लिए हम लोगों ने ये जो कि सुरेश और रमेश वाला कांसेप्ट समझा था, इसी को बेटा हम लोग एक नाम देते हैं क्या? ट्विन पैराडॉक्स, ट्विन पैराडॉक्स, ठीक। अब इसके बाद 1915 में दूसरी थ्योरी लेकर आते हैं, दूसरी थ्योरी लेकर आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये कब आया? ये 1915 में। इसमें इन्होंने क्या किया? ग्रेविटी को कंसीडर किया, कंसीडर्ड ग्रेविटी एज वेल, कंसीडर्ड ग्रेविटी। यहां पर उन्होंने एक सबसे पहले तो स्पेस टाइम को एक सिंगल यूनिट बताया, वन सिंगल यूनिट। ये अलग अलग नहीं है, उन्होंने बोला कि स्पेस एंड टाइम बोथ एग्जिस्ट टुगेदर। और जब भी आप, जैसे अभी हम लोग थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल लेते चादर वाला, वैसे चादर वाला एग्जांपल लेके आओ और अब हम स्पेस टाइम को कुछ इस प्रकार से देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आते हैं, लिखते हैं स्पेस टाइम। हाँ, ये इमेज को ले लो आप, इसको थोड़ा लेते हैं। ये देखो, जो ये स्पेस टाइम है बेटा, वो ऐसा ही कुछ डिफाइन होता है ना। ये जो चादर पकड़ने की मैं बात कर रहा था, वो चादर समझ लो यही है चादर। और ये चादर जब भी कोई भारी ऐसा सन इसको क्या करता है, इसको वॉर्प करता है। वॉर्प मतलब क्या है कि स्पेस टाइम इसके चारों तरफ क्या होता है, तो इसको ओढ़ लेता है, इसको वॉर्प कर लेता है, वहां से ये मुड़ जाता है। तो स्पेस टाइम देखो, यहाँ का एक स्पेस देखो और यहाँ का एक स्पेस देखो, तो जो ये ज्यादा स्ट्रेच दिखेगा वहां पर हम लोग को ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। जस्ट लेट टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस पेपर। अगर ये पेपर है ना, मान लो कि ये रबर था, रबर इतना ही बड़ा था, अब मैंने क्या किया, इस रबर को खींच दिया। मैं कागज यार ये तो, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूं। इस रबर को मैंने क्या किया, खींच के इतना बड़ा कर दिया, तो अब ये डिस्टेंस ज्यादा हो गया ना, पहले तो कम था, इतना ही था, अब इतना बड़ा हो गया। अब इस पे ट्रैवल करना ज्यादा टाइम लगेगा, इस पे तो सेम टू सेम वैसे ही होगा कि स्पेस जो होगा, स्पेस भी बढ़ेगा और स्पेस टाइम भी कनेक्टेड है, तो यहाँ पर टाइम जो है वो धीमे बीतेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टाइम भी स्ट्रेच हो गया है। तो जितना ज्यादा मासिव ऑब्जेक्ट के पास में जाओगे, आपके लिए टाइम जो है वो बढ़ जाएगा। इंटरस्टेलर मूवी देखी होगी तो उसमें बहुत अच्छे से इस कांसेप्ट को समझाया गया है, मतलब एक्सपेरिमेंट दिखाया गया, समझाया गया है। वहां पर जो एक नाम नहीं आता यार, क्या था, गैगेंटुआ, पता नहीं क्या प्लैनेट था, नाम नहीं याद है मुझे। उस प्लैनेट पर जब वो लोग जाते हैं तो वहां का ग्रेविटी बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। वो ग्रेविटी इतना ज्यादा होता है कि उस प्लैनेट पर बिताया हुआ 1 मिनट बाहर किसी के लिए 10 साल के बराबर हो सकता है, ऐसा कुछ था। क्यों? क्योंकि वहां पर टाइम बहुत धीमे बीत रहा है, बहुत धीमे बीत रहा है। वहां उधर 10 साल हो गए, यहाँ पर भी 1 ही मिनट हुआ है, इतना आराम से बीत रहा है। तो आपके लिए ऐसा नहीं है बेटा कि आपको 10 साल महसूस होगा, आपके लिए वो 1 ही मिनट महसूस होगा। लेकिन जब कंपैरिजन करोगे तो मतलब आपके लिए जो 1 मिनट का टाइम नॉर्मली घड़ी देखिए 1 मिनट बीता है, आपका 1 मिनट जब बीता है, आप 1 मिनट में क्या कर सकते हो? आप 1 मिनट में भाई साहब 2-4 चम्मच खाना खा सकते हो और क्या, है ना, किसी को थप्पड़ जा सकते हो, ऐसा जो भी है उतना ही करने में उधर 10 साल बीत जाएगा, है ना, ऐसा कॉन्सेप्ट है इसका। तो यहाँ पर ये जो पूरा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कि जो ग्रेविटी है ये स्पेस और टाइम को कर्व कर देता है सिमिलरली। अब लेकिन एक बात का ध्यान दें, ये जो स्पेस टाइम के लिए हम लोग हमेशा चादर का एग्जांपल ले रहे हैं, ये बेटा एक्चुअल में चादर नहीं है, ये एक्चुअल में 3D स्पेस है। और 3D स्पेस को शायद आप लोग इमेजिन ना कर पाओ। अब इसको जरा आप देखने की कोशिश करना, हाउ दिस लुक्स लाइक। चलोगे भाई? यस। तो जो एक्चुअल में आपका स्पेस कर्व होता है वो बेटा कुछ इस प्रकार से होता है। क्या नहीं खुलेगा? क्या इतना बड़ा तो था भी नहीं, दूसरे खोल लेते हैं, चलेगा भाई? ओ ये तो पूरे स्पेस टाइम को ही कर्व कर देगा, हमें तो यही चाहिए। खुल जाओगा। अपडेट मांग रहा है भैया, ये तो हम लोग को बस ऐसे दिखा, तो कोई अपडेट नहीं चाहिए। हाँ ये देखो, आप एक्चुअल में जो स्पेस है ना वो इस तरीके से घूम रहा होगा। ये देखो कैसे कर्व हो रहा है, सबके सब कैसे कर्व होते जा रहे हैं। तो एक्चुअल स्पेस टाइम जो है वो बेटा ऐसा है, 3D मॉडल है। 3D मॉडल तो हम लोग क्या ही समझ आया, तो इसलिए हम लोग उसके यहाँ पर ये सिंपल मॉडल समझ लेते हैं कि भाई ये गड्ढा बन गया, चादर ले लो, है ना। तो बट एक्चुअल में समझते हैं ना कि एक्चुअल में पिक्चर कुछ और चल रही है जो हम लोग इमेजिन ना कर पाए। तो इसीलिए स्पेस टाइम कुछ इस प्रकार से कर्व किया जाता है। तो यही है आपकी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेस और टाइम एक सिंगल यूनिट है, स्पेस और टाइम एक सिंगल यूनिट है। और यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं क्या कि स्पेस टाइम जो है, स्पेस टाइम इज कर्व्ड बाय एनी सुपर मासिव ऑब्जेक्ट। आप लोग पूछोगे सर तो हम लोग के पास जो मास है, हम लोग भी कर्व बना रहे हैं, कुछ बना रहे हो भाई, बिल्कुल बना रहे हो। एक नीडल भी कर्व बनाता है, लेकिन अब वो सब इतने ही माइन्यूट या फिर ना के बराबर होते हैं कि उनको कैलकुलेट करना ही बहुत मुश्किल है। तो ये तो बात हो गई अपनी। दूसरा इन्होंने बोला कि ये ही फेनोमेना है, यही फेनोमेना है, दिस इज द रीजन दैट हाउ प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन। अभी हम लोग देखा था, उसका फोटो यहीं पे बता देते हैं हम लोग इसका, ये हम लोग को बता देगा ये स्पेस टाइम क्या होता है ना। इससे क्लियर रहेगा हमेशा। इट्स ये इसका आर और ई कहां गया, क्या मस्ती करता है, अच्छा आर और ई यहां चला आया, ओ यहां आ गया। फिर बेटा इधर रिवॉल्व और एस बेटा तुम भी कराओ और तुम ऊपर आओ, यस अब सही है।
ठीक है, तो अब आप लोग को समझ में आ जाएगा ये पूरा का पूरा मुद्दा, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की अपना कॉन्सेप्ट खत्म। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स का कॉन्सेप्ट, जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा भी था। तो यहाँ से हम लोग एक आखिरी कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स। मैं पहले लेते हैं, सबसे लिख के बोल गया मैं भी, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स। ग्रेविटेशनल वेव्स का समझना, बहुत अच्छे समझना, बहुत ध्यान से समझना। जब भी हम लोगों ने देखा कि दो सुपर मासिव ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं, इंटरट्विंगलिंग रोटेशन करते हैं या फिर इंटर रोटेशन में आते हैं, तो उसके वजह से जो हमारा पूरा स्पेस टाइम फैब्रिक है उसमें तरंगें निकलती हैं, है ना, वो हम लोगों ने देखा ना थोड़ी देर पहले, अब आप लोग सारा रिलेट कर पाए होंगे। तो उन्हीं तरंगों को हम अपने यहाँ पर कैप्चर करके उन्हीं को ग्रेविटेशनल वेव्स बोलते हैं, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से क्या है, स्पेस टाइम में जो कर्व है ये किसकी वजह से है, ये ग्रेविटी की वजह से है, और ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, ऐसी तरंगें निकलती हैं। एक्चुअल में अगर मैं आपको दिखाऊं ना, तो यार ये यहाँ पर आप देखो एक बार, अगर मिल जाता है तो, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, उसको फिर मैं इतना टाइम नहीं लूंगा, बट एक बार देख लेता हूँ, अगर दिख जाए तो स्पेस टाइम कर्व रियल 3D, ये आंटी जी को बस। हाँ जी, आप देखो ये एक्चुअल में क्या है, इसका स्पीड बढ़ा देते हैं, काफी बड़ा है। अरे यार ये तो कुछ भी नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, ये नहीं था, एक मिनट रुकना। एक्चुअल में ग्रेविटी एज अ 3D वॉर्पिंग ऑफ स्पेस टाइम ये तो नहीं चाहिए, फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम ये भी नहीं चाहिए, थोड़ी बड़ी वीडियो थी, अ न्यू वे टू विजुअलाइज जनरल रिलेटिविटी। हाँ यही है बेटा, ये देखो, इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ मैं। यहाँ पर जब यार एप्पल एप्पल गिरने से कहानी मत सुनाओ यार, थोड़ा सा मैं थोड़ा पास हूँ। हाँ, और हम जैसे ये देख रहे हैं ना हमेशा कि यार स्पेस टाइम जो किस हिसाब से कर्व्ड है, बट ये स्पेस टाइम धीरे धीरे क्या करेगा, धीरे धीरे हम लोग इसको रियल में देखते हैं, ये इसमें दिखाया तो होगा यार। हाँ ये देखो स्पेस टाइम को इस तरीके से कर्व होता हुआ देख पा रहे हो, है ना, ये देखो इसमें हाथ में वॉच भी बना हुआ है, इसलिए कि ये स्पेस टाइम को हम लोग कर्व कर रहे हैं यहाँ पर। उसके वजह से ये सब चीज क्या हो रहा है, खींचा चला रहा है इसके अंदर। वैसे तो देखो जो वीडियो में दिखाना चाह रहा था वो ये भी नहीं है, एक ऐसे स्पेस टाइम कर्व हो जा रहा है। तो मैं आपको ना अब कभी टेलीग्राम वगैरह पर शेयर कर दूंगा वो वीडियो, आप देख लेना, बहुत ही शानदार वीडियो है यार, बहुत ही शानदार वीडियो है। ये क्या, एक बार बस देख लेता हूँ अगर ये है तो, देखो ये यार, ये आपको देखोगे ये आपका अंदर एक ही ऑब्जेक्ट है और ये बहुत सारी गैलेक्सीज आपको दिख रहे होंगे, है ना, इन गैलेक्सीज के जो थोड़े थोड़े थ्रेड दिख रहे हैं आपको, यही सारे एक्चुअल में फैब्रिक्स हैं जो आपके डिस्टॉर्ट होते हैं। अब जरा सा मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं, तो आपको सीधे मैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग बोल रहा हूं, आपको ग्रेविटेशनल वेव्स दिखाना चाह रहा था एक्चुअल में। ये ग्रेविटेशनल वेव्स द अर्थ, ये सब वही बता रहा है कि अर्थ देखो कैसे यहाँ पर है, ये ब्लैक होल कैसे उसको डिस्टॉर्ट करते हो, इसको एक बार देखो आप यहाँ पर, ये अर्थ देखो किस तरीके से अपने रोटेशन के साथ साथ इन सभी चीजों को अपने साथ में खींच करता है ना, तो उसके पीछे ये रीजन है, उसके पीछे का रीजन ये पूरा सेंटर पर देखो सब चीज मर्ज होता हुआ दिखेगा आपको। तो यही है आपका एक्चुअल में ग्रेविटी जिसको हम लोग बोल रहे हैं, यही ग्रेविटी जो कि आपके सेंटर में खींचता है। अब इसी चीज को जरा मैं आपके ब्लैक होल के लिए दिखाऊं तो, हाँ ये व्हाइट डॉर्फ, और व्हाइट डॉर्फ से आप देख रहे होंगे कि ये देखो ये आपका व्हाइट डॉर्फ है ना, ये लगभग व्हाइट डॉर्फ जो है 14,000 किलोमीटर डायमीटर का है। अगर मैं इसी को अब ये आपका क्या आ गया, देखने में तो न्यूट्रॉन स्टार जैसा लग रहा है, बट ये है क्या स्पेस टाइम। हाँ अब आप देख सकते हो कि कैसे न्यूट्रॉन स्टार को, ये देखो ऊपर ये आइंस्टीन रिंग भी दिखा होगा आपको, है ना, न्यूट्रॉन स्टार ये पीछे पीछे देख पा रहे हो, यही है बेटा ये आइंस्टीन रिंग। अब इस तरीके से अगर आप थोड़ा ब्लैक होल को देख लो, अब ये क्या इसके अंदर भी दिखाएगा क्या, नहीं सर अब नहीं चाहिए, इतना ही था। हाँ अब देखो ये हम लोगों ने बताओ कौन सा इवेंट देखा था कि एक पल्सर जो है ये एक स्टार को खा रहा है, टीडी पढ़ा था ना हम लोगों ने, तो वही है टाइडल, हम लोगों ने टीडी को पढ़ा था, ये वही है। वैसे तो देखो ब्लैक होल का वो एक्सीडेंट डिस्क जैसा भी दिख रहा था, और ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए ब्लैक होल जैसा बनने का तरीका बनाया जा रहा है, जिसमें से सारे के सारे जो स्पेसेस हैं वो इतने ज्यादा कर्व्ड हैं कि आप लोग मतलब अंदाजा नहीं लगा पाओगे। अरे यार ये तो बचा आ गया, हटाओ इसको जल्दी से, यस हाँ, अरे नहीं चाहिए बाबा। अब इसके बाद मैं आपको बस रोटेटिंग ब्लैक होल दिखा देता हूं और ग्रेविटेशनल वेव्स यहां से दिखा। चल ग्रेविटेशनल वेव्स को भी हम लोग समझते हैं। ये बेसिकली देखो आपका जो ब्लैक होल है ना वो कुछ इस तरीके से इतना ट्विस्टेड होता है कि वो समझ में नहीं आएगा, लाइट वाइट कहां से मुड़ के आपको दिख रहा है, वो सब अंदर बाहर सब ऐसे ही होता रहता है। इसी के साथ साथ अगर ग्रेविटेशनल वेव्स की बात करते हैं, ये देखो ब्लैक होल जहां ट्रैवल करेगा बेटा, ये दो ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं, दो ट्रैवल करते हुए, ये जो दो ट्रैवल कर रहे हैं तेजी से, यही है ग्रेविटेशनल वेव्स। और इसकी वजह से जो आपको ग्रेविटेशनल वेव्स मिल रहा था ना अभी, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स। अब जरा इसके इस फॉर्म में भी देख लो इस चीज को, ये देखो ये पूरा स्पेस टाइम जो है बढ़िया से लहरा रहा है। क्यों लहरा रहा है बेटा, क्योंकि ये दो मासिव हैं, दो मासिव ब्लैक होल्स या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट वो इस तरीके से रोटेट करते हैं कि ये पूरा का पूरा जो है इसको बकायदा रोटेट करते हुए, अब देखो ये अर्थ को कैसे इंपैक्ट करेंगे, अर्थ कैसे इंपैक्ट करेंगे बहुत जरूरी है। अब यही कर्व देखो बेटा आ रहा है, अर्थ को ये क्या कर रहा है, वॉबल कर रहा है, वॉबल कर रहा है। अर्थ भी क्या हो रहा है इसकी वजह से, स्पेस टाइम की वजह से चिपटा और लंबा चिपटा और लंबा चिपटा और लंबा हो रहा है, लेकिन ये इतना ज्यादा नहीं होता कि हम लोग को फर्क पड़े इस चीज से, है ना। पावर देखो कितना छोटा सा पावर है, एम्पलीट्यूड 10 to -20 है, तो इतना कुछ समझ में नहीं आएगा अपने को, लेकिन मोटा मोटा आपको समझ ग्रेविटेशनल वेव्स जब हमारे अर्थ के पास से गुजरेगा तो उसको चिपटा बड़ा ऐसे कर देगा। क्यों, क्योंकि स्पेस टाइम जो है वो ही हमारे लिए क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। नाउ यू हैव कम टू द कंक्लूजन, बहुत ही शानदार कंक्लूजन पर आप ऑलरेडी पहुंच चुके हो, ग्रेविटेशनल वेव्स को समझने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हो। ग्रेविटेशनल वेव्स क्या है, हम लोगों ने देखा ग्रेविटेशनल वेव्स किसी भी सुपर मासिव अगर कोई भी आप दो ब्लैक होल्स या फिर कोई भी सुपर मासिव ऑब्जेक्ट आपस में इधर-उधर नाच रहे हैं तो उस टाइम पर ग्रेविटेशनल वेव्स पैदा होते हैं, जैसे कि नदी में कंकड़ फेंकने से वो जो वेव्स पैदा होते हैं वैसे। जब वो ग्रेविटेशनल वेव बेटा अर्थ पर आते हैं तो अर्थ कभी-कभी ऐसा होता है, कभी-कभी ऐसे हो जाता है, मतलब कि वॉबल करता है, इतना ज्यादा नहीं, ये हाइपर एग्जैजरेटेड है लेकिन बहुत ही थोड़ा सा ये वॉबल करता है। अब उसको हम लोग रीड कैसे करते हैं, इस ग्रेविटेशनल वेव्स को रीड करने के लिए हम लोगों ने एक्चुअल में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें हम लोग इंटरफेरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं LIGO। ये है आपके लिए क्या, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ये LIGO है। LIGO में क्या होता है उसको समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सा है। देखो एक्चुअल में क्या होता है, ये LIGO में क्या होगा ना, ये देखो दो तरीके से 4-4 किलोमीटर बड़ा, ये 4 किलोमीटर बड़ा टनल यहाँ पर, और इसी तरीके से 4 किलोमीटर टनल बड़ा एक यहाँ पर भी हो। इसको ये है अपना LIGO एक्सपेरिमेंट, मोटा मोटा ऐसे ही है। यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ना एक लगा हुआ है मिरर, यहाँ पर ऐसा 45 डिग्री पर, ठीक, और यहाँ पर है इसका एक डिटेक्टर बॉक्स। ये क्या बेटा, डिटेक्टर बॉक्स है। यहाँ पर एक्चुअल में ये परपेंडिकुलर लगाने का मतलब है कि अर्थ किसी भी डायमेंशन में अगर छोटा चौड़ा कुछ भी होता है सब पता चलेगा। यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस मोड पर क्या आता है, रिफ्लेक्शंस होते हैं, ठीक है, यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस मोड पे रिफ्लेक्शंस होते हैं। सिमिलरली यहाँ से भी ऐसे हुआ है,
सेम फेज में होता है ना, सॉरी ऑपोजिट फेज में होता है, ऑपोजिट फेज में होता है। ऑपोजिट फेज में क्यों कर रहे हैं? ताकि ये ऐसा हो कि ये दोनों के दोनों ऐसे हो कि यहाँ पर कोई रीडिंग ही ना आए, कोई रीडिंग ना आए। लेकिन अगर यहाँ से कोई एक सोर्स से यहाँ से ये रेज निकल रही है और ये सोर्स से यहाँ से रेज निकल रही है, तो आप सोचो कि अगर हमारा अर्थ थोड़ा भी वॉबल हुआ, मतलब इस डायमेंशन में बढ़ा या फिर इस डायमेंशन में बढ़ा, तो ये आउट ऑफ सिंक चले जाएंगे। मतलब अभी तक जो हमारा वेव चल रहा था, एक जगह पर हम ऐसा बता रहे थे और दूसरे जगह पर हम लोग ऐसा दे रहे थे, है ना, जस्ट ऑपोजिट उसका। लेकिन जैसे ही इस लेंथ में थोड़ा भी स्ट्रेचिंग होगी, इसमें होगी या फिर इसमें होगी, इन दोनों में से कभी भी होगा, तो ये छोटे बड़े होने लगेंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो डिटेक्शन में कुछ भी नहीं आ रहा था, यहाँ पर रीडिंग आने लगेगी। तो हम लोग बोलते हैं ये किसकी वजह से होगा? यही है जहाँ पर हम लोग ग्रेविटेशनल वेव को पढ़ सकते हैं। अब इसके लिए ये जो एक आर्म है, ये 4 किलोमीटर लंबा क्यों बनाया गया बेटा? क्योंकि 4 किलोमीटर एक प्रकार से मिनिमम डिस्टेंस हम लोग बोलते हैं, जिसपे कि अर्थ का थोड़ा भी वॉबल अगर होगा, इनफैक्ट मतलब समझ लो कि माइक्रोमीटर्स में भी अगर अर्थ थोड़ा सा इधर होता है, तो भी ये उसको डिटेक्ट कर सकता है। ये इतना इतना इंपैक्टफुल है ये, है ना? तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? LIGO एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। अब ये कई सारी जगह पर है LIGO। LIGO अपना एक अपने इंडिया में भी खुलने वाला है, महाराष्ट्र के हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में। हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में 2016 से इसका काम चालू है और वहां पर ऑलरेडी इसको पैसेज मिल चुका है, हिंगोली महाराष्ट्र। ये अब बहुत ही जल्द अपने देश में भी इसका एक ऑब्जर्वेटरी बन जाएगा, ठीक है? अब देखो जिस हिसाब से हम इसको पढ़ते हैं, जो हमारे लिए क्या है अर्थ के अंदर, अब इसको हम लोग कैसे बनाते हैं? अर्थ के अंदर बनाते हैं। मैं आपको इसकी भी फोटो दिखा देता हूं कि LIGO ऑब्जर्वेटरी आपको दिखती कैसे है। आगे भाई ये रहा, हम दिखा देते हैं LIGO। LIGO लोगो नहीं भाई, LIGO 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 इंटरफेरो। यहां पर देख सकते हो वही जो सेम एक्सपेरिमेंट में आपको बता रहा था। ये देखो यहाँ पर अभी तक क्या हो रहा है? सब देखो आउट ऑफ सिंक, इन सिंक सब हो रहे हैं ना। लेकिन जब भी हमारा अर्थ वॉबल करेगा तो देखो ये छोटा बड़ा हो रहा है। ये छोटा बड़ा जैसे ही होगा तुरंत ही यहाँ पर रीडिंग जो है वो क्या होगी? आने लगेगी। नहीं तो पहले रीडिंग नहीं आती थी। तो यही रीजन है अपने अब इंटरफेरोमीटर तो नहीं देखते हैं हम लोग, सीधे LIGO ऑब्जर्वेटरी देखते हैं। LIGO ऑब्जर्वेटरी बेटा देखो ये रहा, यहाँ पर इतने बड़े दूर पर ये जो टनल्स देख रहे हो, ये 4-4 किलोमीटर दूर की टनल्स हैं एक्चुअल में, और यहीं पर वो डिटेक्टर बना हुआ है। तो ऐसा ही एक कहाँ बन रहा है? हमारे हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में भी बन रहा है। तो आई होप कि आपको ये वाला मुद्दा भी क्लियर ही हो गया होगा यार। मैं इसलिए आपको सब चीज दिखाता सकता हूँ कि रियलिटी से आप लोग भी अवगत होंगे, तो आप लोग किसी भी चीज को ज्यादा लंबे समय तक याद रख पाओगे, है ना? तो ये ग्रेविटेशनल वेव्स। अब देखो इसी चीज को ना एक और एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग ऐड कर सकते हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं लीसा फाइंडर, लीसा पाथ फाइंडर, लीसा ई लीसा या फिर एलाइजा, कुछ भी बोल सकते हो। हम लोग क्या बोलते हैं इसके लिए? इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर बोलते हैं लीसा पाथ फाइंडर, लीसा और ई लीसा। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या कहता है मैं आपको भी समझा देता हूँ। देखो एक्चुअल में क्या है कि मानो कि अगर हमारे पास इसी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमारे पास अर्थ है, अभी तक तो अर्थ के सरफेस पर हम लोग ये काम कर रहे थे। अगर हम लोग को और एक्यूरेसी चाहिए तो हम लोग उस ग्रेविटेशनल वेव को पकड़ने के लिए स्पेस में जा सकते हैं। स्पेस में क्या करेंगे? हम लोग 3 सैटेलाइट्स ट्रायंगल के फॉर्म में लगा देंगे, यहाँ पर एक, यहाँ पर और एक स्पेस में, यहाँ पर जमीन नहीं है, ठीक है? याद रखना ये सारे के सारे क्या है? स्पेस ही है। ये तीनों क्या करें? स्पेस पर हम लोग इस चीज को लगा देते हैं यार, ऐसा तो समझ में नहीं आ रहा है ना। देखो हम क्या करते हैं, एक यहाँ लगाते हैं, एक यहाँ लगाते हैं और एक यहाँ लगा देते हैं, ठीक है? आप समझ में आ रहा है ये तीनों कहाँ पर है? स्पेस में है। इन तीनों को अगर हम लोग इस तरीके से अलाइन करें कि जो भी सिग्नल्स हो इनके बीच में एक लेजर लाइट ये दूसरे के थ्रू क्या कनेक्टेड हो, ये सब के सब एक लेजर लाइट के थ्रू, इस पेन से नहीं बनाता हूं, येलो कलर से बना देता हूं कि ये क्या करें, एक लेजर लाइट के थ्रू हमेशा ही आपस में क्या रहे? कनेक्टेड रहें। और जैसे ही ग्रेविटेशनल वेव्स आए तो उसको ये तीनों के तीनों और एक्यूरेटली डिटेक्ट कर सकें। तो मैं आपको इसके लिए दिखा देता हूं लीजा। देखो हमारे अर्थ से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर पर इसको हम लगाना स्टार्ट करेंगे, और इन जो दो वेव्स होंगी, इन दो के बीच में कम से कम नहीं तो ये 50 मिलियन किलोमीटर अर्थ से होंगी, और 3 स्पेसक्राफ्ट 2.5 मिलियन किलोमीटर के एक ट्रायंगल को इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे, है ना? इनके बीच में मतलब अगर हम लोग देखें, इनके बीच में हम लोग देखें तो ये लगभग कितना दूर का डिस्टेंस होगा? ये लगभग 2.5 मिलियन किलोमीटर। इनके बीच में भी वही और इनके बीच में भी वही। तो इस तरीके से तीन चीजों को जब हम ऊपर कर देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं लीजा एक्सपेरिमेंट। अब ये एक्चुअल में क्या है? देखा ये लीसा पाथ फाइंडर क्या है? लीसा पाथ फाइंडर एक प्रकार का इनका एक समझ लो इनिशियल स्टेप है ना, एक प्रकार का इनका प्रीकर्सर मिशन है। प्रीकर्सर मिशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लीसा पाथ फाइंडर बोलते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? प्रीकर्सर मिशन। प्रीकर्सर मिशन ये पहले जमाने में, ये कब बहुत पहले 2015-16 में जा चुकी है ना। इसको हम लोगों ने पहले भेज दिया था। दिस इज लीसा पाथ फाइंडर फॉर 2015। ये बस क्या करिए एक्सपेरिमेंटल तौर पर कुछ भी जाके एक बार देखो ऊपर इतना दूर जाके कि कैसा ऑब्जर्व होता है ग्रेविटेशनल वेव्स, अगर पढ़ पाते हो कि नहीं, तो हम फिर अपना फुल फ्लेजेड फॉर्म में लीसा को भेजें। और एक बार लीसा चला गया तो इसके बावजूद भी हम लोगों ने एक लीसा क्या है? लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना, है ना? ये क्या है भाई साहब? लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना। अब इसी लीसा को हम लोग क्या कर रहे हैं? ई लीसा बोल रहे हैं। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? दिस इज इवॉल्व लीसा। इवॉल्व लीसा और कुछ नहीं। इवॉल्व लीसा जो है वो क्या करेगा? वो और बाद में जाएगा, अभी लीसा जाएगा बाद में, उसके बाद में ई लीसा जाएगा। वो ई लीसा इवॉल्व लीसा क्या करेगा? इसमें कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंटल फॉर्म में और एडवांस स्टेज पर ले जाएगा, ग्रेविटेशनल वेव को और अच्छे से पकड़ पाएगा। तो आई थिंक वैसा ही है अपना भी, है ना? लगभग देखो वैसे तो इस बुक में अब जो भी चीजें दी हुई हैं, एक आध चीज में और चीजें दी हुई हैं, वही साइंटिस्ट वगैरह के नाम पर कुछ बात की गई, सीवी रमन साहब ने क्या दिया था वगैरह, ये सब आप लोग जानते हो बहुत अच्छे से। हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर भी कई सारी चीजों को लास्ट लेक्चर नहीं दे दिया था, तो वो भी अब माइंड अप हो चुका है। तो मोटा-मोटा अब मुझे लगता है कि आपका ये चैप्टर भी बेटा कंप्लीट है ना? ये चैप्टर पूरा पूरा हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से माइंड अप किया है। आई होप कि आपको ये जो आपका प्रीकर्सर है ना स्पेस टेक्नोलॉजी से पहले का, ये बहुत पसंद आएगा। और बेटा प्लीज इस चीज को पूरा देखना, मैं देखूंगा ना कमेंट कितने लोग आता है इसमें, ये सब कंप्लीटेड। आई वुड लव टू सी दैट, है ना? देखूं तो आप में से कितने सीरियस लोग हैं और क्या अभी भी यूपीएससी संभव लग रहा है इतना पढ़ने के बाद। आपके बेटा जितने भी डाउट्स, मुझे पता है कि इस लेक्चर को देखने के बाद आपके मन में कई सारे डाउट्स आ सकते हैं। वो सारे डाउट्स आप यहाँ पर जैसे ही मैं ये लेक्चर अपडेट करके इस पीडीएफ को अपडेट करूंगा, वहां पर इस पीडीएफ के नीचे जो कमेंट होगा, वहां कमेंट पर आप लोग सारे के सारे डाउट्स पूछना स्टार्ट कर देना। तो आई वुड सी कि कितने लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि सर इसको पढ़ने के बाद ये बोलना बहुत अच्छा लग रहा है, अहम ब्रह्मास्त्र। नीचे ना अहम ब्रह्मास्त्र लिख के कमेंट कर दो, मुझे समझ में आ जाएगा कि भाई साहब यही कोड मैंने दिया बच्चों को, जो लास्ट तक पहुंचेंगे वही समझ पाएंगे इस चीज को। तो लास्ट में आपको नीचे कमेंट सेक्शन में क्या लिखना है? अहम ब्रह्मास्त्र। अब मेरे को समझ में आ गया सर ब्रह्मांड कैसे क्या काम कर रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो अब स्पेस मिशन को अपने चैप्टर में कंप्लीट करें। याद रखना स्पेस सेक्टर या स्पेस टेक्नोलॉजी अपने आप में काफी बड़ा चैप्टर होगा, वो भी काफी लेंथी होगा, बट आई विल ट्राई टू फिनिश इट इन वन सिंगल लेक्चर, एक फुल प्लेटफॉर्म में कंप्लीट कर दूंगा मैं उसको, ठीक है? तो इस चैप्टर को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, वेरी पेशेंट फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए और कोई दिक्कत आती है तो टेलीग्राम पर मुझसे जरूर संपर्क करिए। थैंक यू।